ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगेन द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स आर द सेम। ठीक है, सो देखो, कल के क्लास में हमारा जो आखिरी टॉपिक हो गया था, जहां तक मतलब उसके बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड इन यस्टरडेज लेक्चर। आई होप कल तक जो भी मैंने पढ़ाया होगा उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगेन कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो चैट सेक्शन में ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन में तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो देखो, ये केस स्टडीज हम लोग देख रहे थे। सो बेसिकली द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग इन यस्टरडेज लेक्चर वाज फूड सिक्योरिटी। कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो सिंपल भाषा में हमने डेफिनेशन देख ली थी कि फूड सिक्योरिटी मतलब क्या, कि तीन चीजें, तीन डायमेंशंस फूड सिक्योरिटी में कवर होते हैं। और कौन से तीन डायमेंशन है? फूड शुड बी अवेलेबल, तो एक तो क्या, खाना अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा खाना एक्सेसिबल होना चाहिए, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, खाना अफोर्डेबल होना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी इज व्हाट? तो फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन हमने देखी वो क्या देखी? द फूड शुड बी अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम इज नोन एज अ फूड सिक्योरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो फूड सिक्योरिटी देश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होती है बेटा। कल ही हमने देखा कि लगभग भारत की आबादी आज के टाइम में कितनी है? 146 करोड़। ठीक है, सो 146 करोड़ देश की इतनी आबादी है। तो इन आबादी को अगर हमको पालना है, पोसना है और इसको काम करने लायक बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा हेल्दी खाना इनको खिलाना बहुत आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसे कंडीशन में देश की फूड सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। कल हमने तीन चीजें देखी थी कि एट द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर इन यस्टरडे सेशन मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या देखना है कि व्हाट, क्यों, दूसरा व्हाई और तीसरा हाउ। ये तीन चीजें बेटा आपको क्या करनी है, फोकस करनी है कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तब। ठीक है, कौन सा? कि क्यों हुआ, वो चीज है क्या, क्यों और कैसे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कल हमने फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके अलग अलग डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीजें कल के लेक्चर में हमने देखी। और एट द लास्ट स्लाइड वी हैव एंडेड एट दिस स्टेज, जिसमें हमने केस स्टडीज देखी थी कि भाई फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता भारत में क्यों है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया हैज बिकम, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में चौथे क्रमांक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कितनेवें क्रमांक की? कि वी हैव बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग जापान। इसके पहले चौथे क्रमांक पे जापान हुआ करता था, बट जापान से भी आगे हम लोग बन गए और अभी चौथे क्रमांक पे है। और आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक हम लोग तीसरे क्रमांक पे आ जाएंगे, मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। बेटा ऐसा हो रहा है। और दूसरी साइड हमको क्या दिख रहा है कि आज भी हमारे देश में दो वक्त की रोटी के लिए लोग, बहुत सारे लोग मोहताज है। हमने देखा, वी हैव सीन द स्टैटिस्टिक्स कि लगभग 7.5 करोड़ जो हमारी जनता है आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, मतलब गरीबी में रह रही है। तो ऐसे कंडीशन में दीज टू एग्जांपल्स आर द एक रियल टेस्ट कि सच में हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट क्या उस डेवलपमेंट का फायदा गरीब इंसान को मिल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, देखो डेवलपमेंट होना अलग बात है। आपको लगेगा कि नागपुर शहर का विकास हो रहा है, तो नहीं भाई, रोड अच्छे बन रहे हैं, सड़क अच्छी बन रही है, मेट्रो आ गई, एयरपोर्ट आ गया, कंपनीज आ जाएंगी। बट ये क्या है, ये जो हम लोग देखते हैं कि बाहरी दिखावा होता है, बट इसका फायदा लोगों को होना बहुत आवश्यक होता है। अगर लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता है, मतलब ये क्या है, ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका कोई भी इंपैक्ट या फिर कोई भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो केस स्टडीज भी हमने देखे थे कि 2018 में ये दो केस स्टडी सामने आए थे कि जिसमें भूखमरी के कारण मरने वाले केसेस भी सामने आ रहे हैं। कि आज भी राइट नाउ वी आर इन, हमको आजादी मिले हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर हैज बीन पास, बट आज भी हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस वहां पे मिलते हैं कि जहां पे दो वक्त का खाना न मिलने के कारण भी लोगों की डेथ होती है। उसमें हमने एक देखा था एग्जांपल झारखंड का कि 11 साल की बच्ची जिसको पिछले 6 महीने से अनाज नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, उसके कारण उसकी डेथ होगी, मतलब प्रॉपर खाना न मिलने के कारण डेथ हुई है। और दूसरा केस हमने देखा था सावित्री देवी का, जिनका उम्र 58 साल की थी और वो राजस्थान से आती थी। तो उनको तो 12 महीने से शी वाज डिनाइड पीडीएस राशन सिंस 2012। कल मैंने बताया था पीडीएस मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पीडीएस मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक ये शब्द आ गया तो समझ लेना पब्लिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकार को। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कौन चलाता है, सरकार चलाती है। अब इसको ही दूसरा नाम क्या है, फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस।
क्या बोला जाता है? फेयर प्राइस शॉप, या फिर इसी को दूसरा नाम बोला जाता है राशन की दुकान। क्या बोला जाता है? राशन की दुकान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इनको, ये सावित्री देवी को कितने 12 महीने से 2012 से उनको अनाज नहीं दिया जा रहा था जो राशन की दुकान से मिलना चाहिए था। और गांव के लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी किसके कारण हुई है? भूखमरी के कारण हुई है, स्टारवेशन के कारण हुई है। कल मैंने आपको फैमिन के बारे में बताया था, बंगाल फैमिन। अभी तक का भारत में जो सबसे डेंजर फैमिन हुआ है वो कौन सा है? दैट इज फैमिन ऑफ बंगाल। ठीक है, सो वो बंगाल फैमिन में भी क्या था? स्टारवेशन वाज द मेन रीजन बेटा। So that occurred in 1943. That incident was before independence. But these cases are happening in a 21st century when we are looking towards becoming a developed country. और यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस अगर हो रहे तो बेटा कहाँ पे तो भी हमको हमारा एक तो जो आर्थिक विकास का जो नजरिया है वो हमको बदलना पड़ेगा, या फिर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये ऐसे डेथ्स ना हो। ओवर 3 लाख चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ हंगर। सो भूखमरी की समस्या बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एकदम सीवियर तो नहीं है, बट हाँ, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्रमांक कितना है? इंडियाज रैंक इज 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 105 क्रमांक पे भारत है बेटा। कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके भी बारे में कल मैंने बताया था। ठीक है, और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो ये है, भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 27.30। मतलब भारत सीवियर कैटेगरी में आता है। मतलब भारत में भूखमरी का प्रमाण आज भी 21वीं सदी में भी क्या है बेटा? सीवियर है। सो ये बहुत चिंता का विषय है और हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेगुनाह लोगों की जानें 2 वक्त का खाना न मिलने के कारण जा सकती है। आज हम लोग देखेंगे, आपको लगेगा कि सर खाने का कमी होगा या फिर हमारे देश में उतना उत्पादन नहीं हो रहा होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर गेहूं की बात करें बेटा, टॉप पहले या फिर फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे इंडिया रहता ही है। चावल की इसमें तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अगर गेहूं की बात करें तो दूसरे क्रमांक पे। मतलब क्या है कि मेजर जो फूड ग्रेन है उसमें भारत टॉप में ही है। और ओवरऑल अगर हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखते हैं जिसमें गेहूं, चावल, दाल, अलग अलग प्रकार की दाल, फिर पल्सेस आती है, सारा का अगर मैं क्यूमुलेटिव एक काउंटिंग भी करता हूं तो उसमें भी भारत का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो इतना प्रोडक्शन फूड ग्रेन का होने के बावजूद भी इतने बच्चों की जान कैसे जा रही है और ये बेगुनाह लोगों की जान कैसे जा रही है, चिंता का विषय रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ये देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बॉन्डेड लेबर क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है बंधुआ मजदूर। ठीक है, क्या बोला जाता है? बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ को थोड़ा मैं अगर उसका और अगर ये करूं, डिवाइड करूं तो क्या लिखेगा? बंधा हुआ मजदूर। मतलब ऐसा मजदूर जो जमीन से, जो किसी व्यक्ति से बंधा हुआ है, उसको बोला जाता है बॉन्डेड लेबर। और बेटा ये कब का न्यूज है? दिस न्यूज इज ऑफ 2025 मई के महीने में। मतलब 2 महीने पहले की खबर है। और 2 महीने पहले की खबर मतलब ये क्या दर्शाता है कि जो प्रथा, ये एक प्रकार की बॉन्डेड लेबर वाज अ कल्चर in medieval time as well as in after independence also this was in existence, but ये प्रथा को हमारे कानून के अंतर्गत कानून बनाया और उसके अंतर्गत ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा को नष्ट किया गया, इसको बंद किया गया। और अगर कोई करते हुए मिला तो उस पर कानूनन तरीके से कार्रवाई भी की जाती है, ऐसा कानून भी बनाया गया। बट उसके बावजूद भी 2025 में अगर ये बॉन्डेड लेबर के केसेस सामने आ रहे हैं तो बेटा ये हमको बहुत ही मतलब कि हमारे सिस्टम को एक झिझोड़ के रखते हैं कि भाई अगर ऐसी केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की प्रथा अगर आज भी चल रही है तो कहां पे तो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या फिर सिस्टम को दिख नहीं रहा है कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर, कितने साल का बच्चा बेटा? 9 साल का बच्चा। देखो यहाँ पे ये पूरी केस मैंने आपको कल स्लाइड शेयर किया होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ नहीं, आंध्र प्रदेश का केस है ये। और आंध्र प्रदेश में एक डक फार्मर था, डक मतलब जो बतख रहते हैं उनका फार्मर था, इसको अरेस्ट किया गया। अब उसने एक ट्राइबल व्यक्ति था, उसको क्या किया था? उसको कुछ कर्जा दिया था और वो ट्राइबल व्यक्ति ने उसको कर्जा टाइम पे वापस नहीं किया। तो उस ट्राइबल व्यक्ति ने कर्जा वापस नहीं करने के कारण उसने जब कर्जा दिया था उसी टाइम पे एक कोलेटरल लिया था। जैसा मान लो, कोलेटरल क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जब भी बैंक के पास जाते हो कर्जा लेने के लिए तो बैंक आपको कर्जा देने के लिए राजी हो जाती है, बट उसके बदले में क्या मांगती है? आपको बोलती है कि कुछ तो भी हमारे पास गिरवी रखो। तो ये गिरवी रखने का जो रहता है ना, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं
कोलैटरल, क्या बोलते हैं, कोलैटरल रखना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो ये कोलैटरल ये शब्द है, मतलब इसमें क्या है कि ये स्पेसिफिक जो ट्राइबल व्यक्ति था इसने उस किसान से क्या क्या रखा, उस किसान से कुछ कर्जा लिया और उसके बदले में उस किसान को क्या दिया, उस ये डक फार्मर को बोला कि ये मेरा बच्चा है 9 साल का, इसको तो ऐसे गिरवी दे। मतलब, और गिरवी क्यों रखा, क्योंकि भाई वो 9 साल का बच्चा, उसके लिए फिर पूरे जो भी काम वो बोलेगा उसको करना पड़ेगा जब तक उसके पापा वो पैसा जो लिया है वो वापस नहीं कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे वो जैसा 1 साल के लिए मान लो पैसा लिया होगा, 1 साल में अगर उस व्यक्ति ने पैसे वापस नहीं किए, वापस नहीं करने के कारण उसने क्या किया, वो फार्मर ने वो 9 साल के बच्चे को फिर तमिलनाडु लेके गया, उससे काम वगैरह कराया गया, उसको हैरास किया होगा और अल्टीमेटली उसको मार दिया। देखो बेटा, ये क्या है, मतलब एक प्रकार का कि आदमी को स्लेव बनाना। ये बॉन्डेड लेबर प्रथा क्या है कि ये स्लेव बनाने वाली प्रथा है। जैसे मेडिवल टाइम पे, ठीक है, मेडिवल टाइम पे यूरोप में मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट था। मास्टर मतलब उसका बॉस रहता था और उसके नीचे स्लेव काम करते थे। स्लेव मतलब गुलाम। सो मास्टर जो बोलेगा वो गुलाम को मानना पड़ता था। ऐसा कल्चर, ऐसी प्रथा यूरोप में थी। सेम भारत में भी वो प्रथा किस फॉर्म में थी, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। तो जनरली जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो साहूकार होते थे, बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, किसानों को कर्जा देते थे और अगर जब किसान बेचारे कर्जा या फिर उस पर इंटरेस्ट भरने में फेल होते थे तो उस टाइम पे वो साहूकार क्या करता था, किसान को बोलता था कि देख भाई, तू कर्जा तो वापस नहीं कर सकता है, उसके जगह क्या कर, मेरे पास आ जा, मेरे खेत में काम कर, मैं तुझे रहने के लिए दे दूंगा और जैसा मैं बोलूंगा वैसा मैं तुझे काम करना पड़ेगा और पूरे लाइफ टाइम तुझे मेरा सेवक करके, सेवक के समान काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, मतलब बंधा हुआ मजदूर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तो एक केस आंध्र प्रदेश का है, एक केस पंजाब में भी ऐसा ही मिला है। पंजाब में भी सेम केस ऐसा रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले की बात है, वहां पे ऐसा केस सामने आया। मतलब आप सोचिए कि 21वीं सदी में अगर ये प्रथाएं चल रही है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दर्शाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो, फेयर प्राइस शॉप की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बॉन्डेड लेबर इसीलिए बताया बिकॉज अर्लियर लेक्चर्स में मैंने इस पे कुछ डिस्कशंस किए थे, तो आपको डाउट होंगे, तो इसके लिए मैंने बॉन्डेड लेबर की प्रथा बताई। बट क्या हमारे संविधान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कल्चर हैज बीन बैंड, और ये कानून बनाया है सरकार ने, और कानून के अंतर्गत ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा को क्या किया गया है, नष्ट किया गया, और अगर कोई मिलता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाती है। अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया बेटा कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिए, हर नागरिक को, भारत में जो भी नागरिक रहता है उसको क्या दिया है, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार दिए। उस मूलभूत अधिकार में एक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई हमको स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक नहीं बनवा सकता, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को स्लेव नहीं बना सकता है। और ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा क्या थी, एक स्लेव बनाने वाली प्रथा थी, एक गुलाम बनाने वाली प्रथा थी। तो ये क्या की है, हमारे कानून ने इस पर कंप्लीटली बैन किया है। बट इतना होने के बावजूद भी ये प्रथा आज भी चल रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब समझ में आ रहा है? देखो बेटा, जो फेयर प्राइस शॉप्स मैंने बताया, कल मैंने बताया था कि हर एक वार्ड में, हर एक सिटी के अंदर वार्ड्स होते हैं और हर एक वार्ड में क्या रहता है, एक फेयर प्राइस शॉप रहता है, ऐसा बोर्ड लगा रहता है। ये फेयर प्राइस शॉप को महाराष्ट्र में बोला जाता है स्वस्थ धान्य दुकान, क्योंकि यहाँ पे जो अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, इवन तेल भी मिलता है, कुछ शॉप्स पे तो पल्सेस दिए जाते हैं या फिर शक्कर भी मिलता है। तो ये सब कहां से मिलते हैं, फेयर प्राइस शॉप से मिलते हैं। ठीक है, इसको ही स्वस्थ धान्य दुकान भी कहा जाता है, इसको ही राशन की दुकान कहा जाता है, या फिर इसको ही बोला जाता है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि पब्लिक ये शब्द आ गया तो समझ लेना कि कौन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सरकार कर रही है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? सो दीज काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर इन योर लोकेलिटी। हाँ, कुछ केसेस में ये जो बोर्ड है ना, ये बहुत पुराना वाला हो जाता है, बट आप पूछिएगा किसी को तो कोई भी एरिया में, हर एक एरिया में रहता है, फिर आप भले कितने ही स्टैंडर्ड एरिया में क्यों ना रह रहे, बट वहां पे राशन की दुकान रहती है, मतलब रहती है। सो देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार के राशन कार्ड मार्केट में या फिर सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये 3 प्रकार के राशन कार्ड में एक आता है व्हाइट कलर का राशन कार्ड, एक आता है ऑरेंज कलर का, और एक आता है येलो कलर का। अब दीज राशन कार्ड्स आर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, किसके हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इसको मराठी में शिधा पत्रिका बोला जाता है, या फिर पुरवठा पत्रिका, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं राशन कार्ड सिंपल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो 3 कलर के राशन कार्ड दिए जाते हैं, एक व्हाइट कलर का, एक ऑरेंज कलर का और एक येलो कलर का।
अब ये सर किसको, कौन से राशन कार्ड किसको मिलता है ये भी समझ लो। देखो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के राशन कार्ड दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। कितने प्रकार के राशन कार्ड दिए जाते हैं? 4 प्रकार के। तो पहला कार्ड जो होता है उसको बोला जाता है अंत्योदय राशन कार्ड। पहला कार्ड कौन सा है? अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड किसको दिया जाता है? जो पुअरेस्ट अमंग पुअर, मतलब गरीब में भी बहुत गरीब है, उसको ये अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो राशन कार्ड सरकार देती है उसका नाम है नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। कौन सा नाम है? नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। ठीक है, ये दूसरा कार्ड। तीसरा जो कार्ड दिया जाता है वो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। ठीक है, देखो प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी का मतलब है कि ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड रहते हैं इनको सबसे ज्यादा जरूरत है क्या? किसकी? अनाज की। इनको सबसे ज्यादा जरूरत है अनाज की, और किस दाम में? कम दाम में, और इनसे कम थोड़ा नॉन प्रायोरिटी को। और चौथा जो राशन कार्ड दिया जाता है वो है व्हाइट राशन कार्ड। ठीक है, दैट इज व्हाइट राशन कार्ड। ये किसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। सो ये 4 प्रकार के राशन कार्ड बेटा सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और आप और कौन से व्यक्ति को कौन सा मिलेगा इसका भी क्राइटेरिया सरकार ने सेट किया है। सो ये 4 प्रकार के राशन कार्ड ध्यान में रखना। एक है अंत्योदय राशन कार्ड, दूसरा है नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, तीसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, और चौथा है व्हाइट राशन कार्ड। अब यहाँ पे देखो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये 4 राशन कार्ड के क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया है कि जो सबसे पहला कि येलो राशन कार्ड जो होता है, येलो राशन कार्ड्स आर गिवन टू फैमिलीज हुज एनुअल इनकम इज 15,000। ठीक है, सो येलो राशन कार्ड किसको दिए जाते हैं? तो जिन फैमिली का एनुअल इनकम 15,000 होता है उनको दिया जाता है येलो नेशनल कार्ड, मतलब साल भर का इनकम 15,000। सो बेसिकली किसको दिया जाता है? तो पहली कैटेगरी अंत्योदय राशन कार्ड जो होता है उसको येलो कलर का मिलता है, और येलो कलर की इकोनॉमिक मतलब एनुअल इनकम कितना होना चाहिए साल भर में? 15,000 तक होना चाहिए, तब उसको जो कार्ड मिलता है वो कौन सा है? अंत्योदय राशन कार्ड। दीज राशन कार्ड्स आर गिवन टू लो इनकम फैमिलीज फ्रॉम बीपीएल बेनिफिशियरीज। बीपीएल मतलब द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। देखो मैंने आपको बताया था गरीबी रेखा क्या है? पॉवर्टी लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन। इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट इज मिनिमम एक्सपेंडिचर व्हिच एनी पर्सन हैज टू डू टू सर्वाइव। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है, जैसा सरकार ने बोला कि 100 रुपया पर पर्सन पर डे। अगर ये गरीबी लाइन, ये अगर डिसाइड की सरकार ने कि ये जो लाइन है भाई कि कोई भी व्यक्ति भारत में 100 रुपया पर पर्सन पर डे खर्चा करता है या फिर उससे ज्यादा खर्चा करता है तो वो क्या हो गया? अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। और अगर इससे कम खर्चा करता है दिन का तो वो क्या हो गया? बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब ये 100 रुपए की जो रेखा सरकार ने डिसाइड की है इसको बोला जाता है पॉवर्टी लाइन। मतलब ये मिनिमम एक्सपेंडिचर विच एनी पर्सन लिविंग इन द कंट्री हैज टू डू टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स, उसको बोला जाता है बेटा पॉवर्टी लाइन या फिर गरीबी रेखा। सो क्या है कि दीज रेशन कार्ड किसको दिए जाते हैं? लो इनकम फैमिलीज को, जो किससे आते हैं? बीपीएल से आते हैं, मतलब इस लाइन से नीचे रह रहे हैं, उसको इसीलिए उनको बोला जाता है बीपीएल। और जो इस लाइन से ऊपर रह रहे हैं उसको बोला जाता है एपीएल, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। Is it clear to everyone? So ये 100 रुपए पर पर्सन पर डे इज नॉट अ पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो अर्लियर लेक्चर्स में मैंने बताया तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 34 रुपीज और 27 रुपीज, बट वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी लाइन है वो अभी इंप्लीमेंट किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? सो क्या है यहाँ पे अंत्योदय राशन कार्ड किसको दिया जाता है? अंत्योदय राशन कार्ड को येलो कलर वाला राशन कार्ड मिलता है, और इनका एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? 15,000 या फिर उससे कम होना चाहिए। अब ये किसको मिलता है? दीज राशन कार्ड्स आर गिवन टू लो इनकम फैमिलीज फ्रॉम बीपीएल बेनिफिशियरीज। दीज राशन कार्ड आर इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक फैमिलीज। अब कौन सी स्पेसिफिक फैमिलीज? जैसे विडोज, ठीक है, या फिर मैरिड वुमेन, मतलब विधवा लेडी या फिर मैरिड वुमेन, और टर्मिनली इल और डिसेबल्ड, मतलब ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कभी सुधर नहीं सकती, ऐसे व्यक्ति को भी कौन सा कार्ड मिलता है? अंत्योदय राशन कार्ड। एल्डरली अबाउ 60 ईयर्स, ऐसे लोग, ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका एज 60 से ज्यादा है उनको। होमलेस मतलब जिनको कोई घर नहीं है। लेपर्स, लेपर्स मतलब लेप्रेसी हुआ हो, कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो लेप्रेसी ये जो डिसीज होता है एक बार हो गया तो उसका क्योर होना बहुत ही कठिन होता है। वो प्रिमिटिव ट्राइबल फैमिलीज, मतलब ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं और जो ट्राइबल से बिलोंग करते हैं उनको। फ्रूट एंड फ्लावर सेलर्स हु ब्रिंग गुड्स फ्रॉम हैंडक्राफ्ट्स,
गारूडी, गारूडी मतलब आपको पता होगा जो ये करता है, मतलब बाहर इधर उधर घूमते रहता है। एंड स्क्रैप कलेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूट एक्सेट्रा। इन ये जो अलग अलग कैटेगरीज लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, अलग अलग कैटेगरी से जो आते हैं, इन लोगों को जो कार्ड मिलता है वो कौन सा है? अंत्योदय राशन कार्ड। और इनका कंडीशन क्या है कि अंत्योदय राशन कार्ड किसको मिलता है? जिसका एनुअल इनकम फैमिली का 15,000 या फिर उससे कम है, ऐसे लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड मिलता है। और अंत्योदय राशन कार्ड का कलर कौन सा होता है? येलो कलर। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा जो कार्ड सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको बोला जाता है नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। कौन सा है? नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। तो ये नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड को जो कलर का राशन कार्ड मिलता है वो कौन सा है? ऑरेंज कलर का राशन कार्ड ये नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड को दिया जाता है। और इट आर इशूड टू फैमिलीज फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को अगर नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड चाहिए? तो कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट एक्सीड 1 लाख और मोर। क्या कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति कंबाइन, मतलब जो भी फैमिली, ऐसे फैमिलीज की जिनका इनकम साल भर का इनकम 1 लाख या फिर उससे कम है, ऐसे लोगों को जो कार्ड मिलता है वो कौन सा है? नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। ठीक है। और ये इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। नो पर्सन इन द फैमिली शुड ओन अ 4 व्हीलर। और उसके घर पे 4 व्हीलर कार नहीं होनी चाहिए, 4 व्हीलर मैकेनिकल कार। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एक्सक्लूडिंग टैक्सी ड्राइवर शुड नॉट हैव अ 4 हेक्टर्स और मोर ऑफ अ पेरिनियल हॉर्टिकल्चर लैंड टुगेदर। मतलब पूरी फैमिली को मिला के 4 हेक्टर से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, 1 हेक्टर मतलब कितना एकड़? 1 हेक्टर मतलब 2.471 एकड़। 1 हेक्टर मतलब कितना? 2.471 एकड़। ठीक है, सॉरी ACR। इसका मतलब क्या? 4 हेक्टर मतलब 4 2 8, लगभग 10 एकड़। सो मतलब क्या? उस फैमिली के पास में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसके घर में 4 व्हीलर भी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर को ये जो जमीन का क्राइटेरिया वो लागू नहीं होता है, बट बाकी जो लोग हैं जिनका इनकम, कंबाइंड इनकम कितना होना चाहिए? 1 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए। दूसरा, उसके घर में 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, और उसके घर में जो जमीन है वो कंबाइंड जमीन 10 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तब जाके उसको कौन सा कार्ड मिलता है? नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। और इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। सो ये दूसरा कार्ड हो गया। तीसरा कार्ड जो होता है बेटा उसको बोला जाता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, या फिर प्रायोरिटी ग्रुप बेनिफिशियरीज, या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। अब ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड है ये नई कैटेगरी ऐड की है अंडर विच लॉ? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत देश की 65% आबादी को फूड सिक्योरिटी के अंदर कवर किया गया था। मतलब जो भी राशन की दुकान से अनाज मिलता है उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत भारतीय लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है? 66% भारतीय लोगों को अनाज देने का प्रोविजन किस कानून ने किया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया। सो अंडर दिस कानून राशन होल्डर्स विद मैक्सिमम एनुअल इनकम अप टू 59,000 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑरेंज ग्रुप आर सिलेक्टेड एज अ प्रायोरिटी ग्रुप बेनिफिशियरी। मतलब जिन लोगों का इनकम 1 लाख के नीचे है बट कितने तक है? 59,000 के नीचे है, उन लोगों को कौन सा कार्ड दिया जाता है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड दिया जाता है। और उनको फिर जो ये होता है, उनका जो कलर होता है वो भी कैसा रहता है? ऑरेंज कलर का होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो मतलब दूसरा और तीसरा कैटेगरी जो है, जैसा नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन दोनों को भी जो किस कलर का कार्ड मिलता है वो कौन सा है? ऑरेंज कलर। चौथा और आखिरी जो कार्ड दिया जाता है दैट इज व्हाइट कार्ड। अब व्हाइट कार्ड की लिमिट क्या होता है? द क्राइटेरिया फॉर व्हाइट रेशन कार्ड इज व्हाइट रेशन कार्ड्स आर गिवन टू फैमिलीज हुज कंबाइंड एनुअल इनकम इज 1 लाख और 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा का अगर इनकम है किसी फैमिली का, तो उसको कौन सा कार्ड दिया जाता है? व्हाइट राशन कार्ड। ठीक है, या फिर शुभ्र शिधा पत्रिका मराठी में बोला जाता है। और any person in the family owns a 4-wheeler mechanical vehicle or owns a 4 hectare of perennial horticulture land in the name of all members of the family. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इनके पास 4 व्हीलर 4 व्हीलर भी हो सकती है और जमीन 10 एकड़ से ज्यादा भी हो सकती है। Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? सो ये जो चौथा कार्ड है ये किसको मिलता है? जिनका इनकम 1 लाख या फिर उससे ज्यादा है उसको कौन सा कार्ड दिया जाता है? व्हाइट कलर का राशन कार्ड दिया जाता है। मतलब जो सबसे
गरीब में भी जो सबसे अच्छा है उसको व्हाइट मिलेगा, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये 4 प्रकार के कार्ड बेटा दिए जाते हैं। जो येलो कलर का कार्ड होता है वो सबसे गरीब में भी सबसे गरीब लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? येलो कलर का कार्ड, जिसको बोला जाता है अंत्योदय राशन कार्ड। समझ में आ रहा है? देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड जो 4 प्रकार के कार्ड डिवाइड किए, ये लोगों का एनुअल इनकम कितना है उसके आधार पर डिसाइड किया गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? एनुअल इनकम कितना होना चाहिए। जैसा ये अंत्योदय राशन कार्ड के लिए क्या इनकम क्राइटेरिया है कि फैमिली का कंबाइंड एनुअल इनकम 15,000 या फिर उससे कम होना चाहिए, तब उसको क्या मिलता है? अंत्योदय राशन कार्ड। दूसरा जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड है वो कब मिलता है? फैमिली का इनकम जो है वो 1 लाख या फिर उससे कम होता है, तब उसको नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड मिलता है। और अगर ये कलर क्या होता है इस कार्ड का? ऑरेंज कलर की का कार्ड होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड। प्रायोरिटी हाउस होल्ड मतलब ऐसे लोग जिनका एनुअल इनकम 59,000 से कम है और 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कौन आता है? ऐसे लोग कि जिनका इनकम कितना? 15,000 से ज्यादा है और 59,000 से कम है। तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड मिलता है। और चौथा व्हाइट राशन कार्ड। व्हाइट राशन कार्ड किसको मिलता है? ऐसे लोग कि जिनका एनुअल इनकम 1 लाख या फिर उससे ज्यादा है, जिनके घर में 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या फिर 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, तो ऐसे लोगों को व्हाइट राशन कार्ड मिलता है। तो ये बेटा क्राइटेरिया ध्यान में रखो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में तनस्वी, वृषभ, आपको डाउट है किसी को? बेटा ये जो मैंने आपको अभी डेटा बताया है, दिस डेटा इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। सो ये ध्यान में रखो, ये आपको कहां पे नहीं मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता कल जाके यूपीएससी या फिर एमपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछ लिया तो अपने को ये चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो बेटा, हमने जो एग्जांपल्स देखे, जैसा राजस्थान का एग्जांपल देखा, झारखंड का एग्जांपल देखा कि किस तरीके से भूखमरी के कारण, मतलब 2 वक्त की रोटी न मिलने के कारण लोगों की जाने जा रही है। तो उसमें भी अलग अलग राज्य है, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये राज्य ऐसे हैं कि इनमें आज भी ऐसे कुछ कुछ जिले हैं कि जो जिले आर हाईली अफेक्टेड विथ हंगर। जैसे उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट, कलांडी एंड काशीपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर हाईली अफेक्टेड विद द हंगर इशू। मतलब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का प्रमाण बहुत ज्यादा है। मतलब लोगों को जो 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं है, जो मिल भी रही है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं होता है। जैसा ये कलांडी जो है वो यहाँ पे आता है और काशीपुर जो है वो यहाँ पे आता है। सो दिस कलांडी एंड काशीपुर, दिस 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा हाईली अफेक्टेड विद माल न्यूट्रिशन केस। और वही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बारन नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वो, और झारखंड में पालामू नाम का डिस्ट्रिक्ट है। सो दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर हाईली अफेक्टेड विद हंगर इश्यूज। Therefore, food security is needed in the country to ensure food at all times and to all the people. सब लोगों को और सभी समय पे क्या होना चाहिए? सारे लोगों को खाना अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए देश के अंदर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सरकार योग्य कदम उठा रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब पहले तो देखना है कि हु आर फूड इनसिक्योर पीपल, कि भाई ये फूड इनसिक्योर पीपल होते कौन है। तो बेटा अभी हमने देखा गरीब लोग हैं। वो झारखंड का जो उदाहरण मैंने बताया उसमें वो लड़की जो थी वो भी गरीब घर से आती थी। दूसरे केस में जो 58 साल की जो महिला थी राजस्थान की, वो भी गरीब घर से आती थी। मतलब ज्यादातर केसेस में ये जो भी लोग फूड इनसिक्योर है, मतलब जिनको 2 वक्त की रोटी अवेलेबल नहीं होती है, वो कौन है? पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एक तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे या फिर गरीबी रेखा के ऊपर रह रहे, अबव पॉवर्टी लाइन, बट एकदम ज्यादा नहीं, बट थोड़ा ही ऊपर है, बट दे आर अफेक्टेड। So a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India. अब यहाँ पे कुछ worst affected groups के नाम लिखे गए, जैसा पहला है लैंडलेस पीपल, कि ऐसे लोग जिनके पास में खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का घर नहीं है, ठीक है। सो लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। तो ऐसे लोग ज्यादातर क्या है बेटा, रोजी जो भी उनको मिलती है, दिन भर काम करेंगे, उस पर जो भी कमाई होती है उस पर उनका घर का जो चूल्हा है वो जलता है। अगर काम करेंगे तो खाना मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। सो ये लैंडलेस पीपल, दीज आर वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप। दूसरा जो आता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस, मैंने कल इसके एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। ट्रेडिशनल आर्टिसंस में कौन आते हैं? जैसे वुडन टॉयज बनाने वाले, मिट्टी के टॉय बनाने वाले, ठीक है। सो जो लकड़ी के टॉय बनाने वाले, मिट्टी के टॉयज बनाने वाले, बेटा ये मिट्टी के और लकड़ी के खिलौने आजकल गायब भी हो गए, या फिर मिलते हैं तो एका दुक्का जगह पे मिलते हैं, बट उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों?
तो बेटा मार्केट में चाइनीज टॉयज आर इजीली अवेलेबल एट अ वेरी कॉस्ट अफोर्डेबल रेट, ठीक है, चाइनीज टॉयज मार्केट में बहुत सस्ते अवेलेबल है, और उसकी तुलना में ये जो बेचारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे, मतलब ये पुश्तैनी काम करते आ रहे, जिनके पास कला तो है बट उस कला से जो चीजें बना रहे वो चीजें खरीदने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा, अगर लोग ही इनकी कला को कदर नहीं करेंगे, लोग ही अगर इनकी कला को वैल्यू नहीं करेंगे, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, इनको जॉब नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली इनके पास जो कला रहती है वो कोई भी काम की नहीं रह जाती है, और बेचारे दूसरी जगह पे काम भी नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली भूखे रहते हैं, या फिर पैसा न मिलने के कारण ये गरीबी में ढकेले जाते हैं। तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस भी हाईली अफेक्टेड है। तीसरा, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज। कौन सा है बेटा? प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज। तो ट्रेडिशनल सर्विसेज में कौन सी चीज आती है? जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके घर पे अभी भी आते हैं बट बहुत कम हो गए, कि आपके घर पे क्या होता था ना कि जो पुराने वाले कपड़े हैं, पुराने वाले कपड़े लेने के लिए एक महिला या फिर एक पुरुष आता था जो बोलता था कि आप मुझे पुराने वाले कपड़े दो, उसके बदले में मैं आपको बर्तन दूंगा। तो बेसिकली ये पुराने कपड़े लेके बर्तन देने का जो कंसेप्ट था ना बेटा, ये जो है ये ट्रेडिशनल सर्विसेज है। अभी देखो बहुत कम हो चुका है, अभी मॉल वाले कर रहे हैं। मॉल वाले एक बोर्ड लगाते हैं बड़ा सा और बोलते हैं कि भाई देखो पुराने वाले कपड़े लाओ, आपको पॉइंट मिलेंगे और उसमें आप जो भी नए कपड़े खरीदना हो खरीद लो। बट ये ट्रेडिशनल सर्विसेज में क्या होता था कि पुराने वाले कपड़े लेने वाला आपके घर आता था और आपसे कपड़े लेता था और उसके बदले में आपको बर्तन देता था। बट आजकल क्या है, ये लोग गायब हो चुके हैं। सो ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्या है कि भाई वो सर्विस की डिमांड ही नहीं, तो बेसिकली इन लोगों को जो जॉब पहले कुछ कमाई होती थी, अभी कुछ भी कमाई इनकी नहीं होती है। दूसरा मैंने कल बताया था कि जब आप मेले में वगैरह जाते थे तो मेले में कान साफ करने वाला, मालिश करने वाले, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर थे वहां पे रहते थे, तो जनरली कान साफ करने के लिए लोग उनके पास जाते थे। बट आज क्या है बेटा, आज अवेयरनेस बहुत बड़ी है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा, मालिश करने के लिए लोग स्पा सेंटर जाते हैं। कोई भी मालिश करने के लिए रास्ते पे बैठता नहीं है या फिर बाजार में नहीं जाता है। इसे क्लियर है भैया? सो मतलब क्या कि ये जो प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज थे, इनकी सर्विसेज के भी कुछ भी वैल्यू नहीं रही, उसके कारण इनकी कमाई बहुत कम हो चुकी है एंड दे आर गॉन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी में ढकेले गए और उसके कारण ये अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। कौन सा है? पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। कल मैंने बताया था सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कौन? कोई भी व्यक्ति जिसका बिजनेस है, भले ही वो छोटा रहे बड़ा रहे कैसा भी रहे, बट उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन से? पेटी मतलब छोटा वाला, बहुत ही छोटा वाला। जैसे मैंने कल बताया था चम्बार जो रहता है, जो आपकी टूटी हुई सैंडल्स को वगैरह, टूटे हुए चप्पल को सिल के देता है, वो क्या है बेटा? वो बहुत ही छोटा बिजनेस वाला है, उसको क्या कहते हैं? पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। जैसे वो बेचारा जब तक काम करेगा, अगर उसने आज दिन भर काम किया तो ठीक है, उसको रोजी मिलेगी, उसको पैसा कमाएगा वो। अगर मान लो उसके पास दिन भर एक भी कस्टमर नहीं गया तो क्या होगा? उस दिन की कमाई उसकी जीरो रहेगी। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि जब झमाझम बारिश होती है, जोर की बारिश होती है, तो बेटा बारिश अगर दिन भर चली तो उसके पास कोई कस्टमर जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन जाएगा इतने बारिश में अपनी चप्पल ये करने, सुधरवाने? तो ऐसे कंडीशन में क्या, जिस दिन बारिश होती है उस दिन उसका जो कस्टमर है वो कस्टमर आ ही नहीं पाता, अल्टीमेटली उसका जो इनकम है वो इनकम उस दिन का जीरो हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में अगर उसके घर पे दिन की कमाई नहीं आ रही है तो अपने फैमिली को पोसने में असमर्थ रहता है और वो भी क्या है? भूखमरी का, फिर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार बन जाता है। उसके बाद बेगर्स। सो बेगर्स तो मैंने कल बताया था कि बेगर्स अभी बहुत स्टैंडर्ड बेगर्स आए कि जो भीख मांगते हैं उनकी कमाई भी अच्छी होती है। बट बेटा बेगर्स की अगर ओवरऑल देखो तो ज्यादातर बेगर्स जो है उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, और वो भी किसमें आते हैं? फूड इनसिक्योर लोगों में आते हैं। देन कैजुअल लेबर इन अर्बन एरियाज, मतलब कौन से? ऐसे लेबर जो शहर में काम करते हैं और उनको कैसा काम मिलता है? पार्ट टाइम काम मिलता है। कैजुअल लेबर मतलब क्या कि जिनको परमानेंट काम नहीं रहता है, जैसा काम मिला तो ठीक, काम नहीं मिला तो दिन भर उनको वैसे के वैसे बैठना पड़ेगा और 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। मतलब ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पीपल्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस एंड वो क्या फेस कर रहे हैं? फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। तो ये बताता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं? वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इसके अलावा लिस्ट बढ़ती जाएंगी, बहुत एग्जांपल्स है। ठीक, अब इसमें अगर बात करें कि कौन से सर, इसमें भी कौन से सोशल कैटेगरी के लोग ज्यादा प्रभावित है या फिर ज्यादा फूड इनसिक्योर है? तो बेटा ऑब्वियस बात है कि हमारे भारत में जाति आधारित व्यवस्था है और इसमें भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो छोटी जातियां या फिर वर्ना सिस्टम में जो नीचे कास्ट आती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। ज्यादातर फूड इनसिक्योर लोग, ज्यादातर फूड इनसिक्योर कम्युनिटीज ये इन कैटेगरीज को बिलोंग करती है, वेदर दे आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। जनरली इनके पास जो लैंड बेस होता है, जमीन बहुत कम है और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी। इनके पास जमीन भी रहती है तो भी उसकी उपजाऊता क्या है? प्रोडक्टिविटी, मतलब उससे जो आउटपुट निकलता है ग्रेन का, बहुत कम रहता है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इन प्रॉब्लम्स के कारण सोशल कंपोजिशन की जब बात देखते हैं तो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी के कारण प्रभावित जो लोग हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी एक कैटेगरी है जिसको ईबीसी कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक है, मतलब एकदम ही गांव में रहते हैं बेचारे, जिनको डेवलपमेंट क्या है पता ही नहीं है, और वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित इससे होते हैं। दूसरा सोशल कंपोजिशन में तो ये आ गया, जब नेचुरल डिजास्टर होता है, मतलब कुछ नेचुरल डिजास्टर, राष्ट्र कुछ आपदा वगैरह हो गई, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है बेटा कि जो लोग अपना पूरा संसार उस स्पेसिफिक डिजास्टर में, जैसा बाढ़ आ गई तो बाढ़ में लोगों के पूरे घर जो होते हैं वो पूरे घर बह के जाते हैं, घर के अंदर पानी आ जाता है, पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सामान, अनाज पूरा सड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इनको एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है। सो माइग्रेशन ऑफ पुअर फॉर जॉब एंड लाइवलीहुड, तो ये एंड मोस्ट एंड दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल जो नेचुरल डिजास्टर फेस करते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, बिकॉज इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे देखो ये तस्वीर में बाढ़ आई है तो लोग अपना जो भी बचा कुचा सामान है वो लेके जा रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या है, इनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किसको? जो लोग नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ या फिर सूखा गिर गया है या फिर मतलब ड्राउट आ गया है या फिर अर्थक्वेक आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, बिकॉज इनको खाना अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और जनरली जो गांव होते हैं, गांव से शहर में भी माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ पुअर फॉर जॉब एंड लाइवलीहुड। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, ये भी फूड इनसिक्योरिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, बिकॉज उनके पास में सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं होता है। बेटा आज भी अगर आप देहात में जाते हो, गांव में जाते हो, तो वहां का जो युवक है, वहां का जो व्यक्ति है, वो कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके कहाँ पे आता हूँ, शहर में आ जाता हूँ, ताकि मुझे छोटा मोटा कहाँ पे तो भी जॉब लग जाएगा और 2 वक्त की रोटी में कमाने लगूंगा। मतलब क्या है कि गांव के अंदर अगर हम लोग किसानी छोड़ दो तो जितने जॉब इंडस्ट्रीज में जनरेट होने चाहिए थे उतने जॉब जनरेट नहीं हुए, और उसके कारण ज्यादातर लोग गांव छोड़ के, गांव में अपना पूरा परिवार छोड़ के बड़े बड़े शहर चले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। और जो भी बेचारे काम करते हैं उसमें इनकम इतना ही रहता है कि अपने फैमिली को सर्वाइव कर सके। अल्टीमेटली क्या रह जाता है, फूड इनसिक्योर कैटेगरी में वो भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये एक है। अगर माल न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, तो महिलाएं और बच्चे ये भी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये भी फूड इनसिक्योरिटी में ज्यादातर आते हैं। कौन सी महिलाएं और बच्चे? जो गरीब घरों से आते हैं, जो गांव से आते हैं, जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है कि वो किसका शिकार रहते हैं? माल न्यूट्रिशन का, मतलब कुपोषण का। जैसे महिलाएं जो होती है, तो महिलाएं अगर मान लो अगर वुमेन की बॉडी वीक है बेटा, अगर जो महिला है, जो महिला बच्चे को जन्म देने जाती है, अगर उसकी बॉडी वीक है तो अनबॉर्न बेबी एट अ रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, उसके कारण उसका जो होने वाला बच्चा रहता है वो भी बचपन से ही, मतलब पेट के अंदर ही किसका शिकार बन जाता है? कुपोषण का शिकार बन जाता है। और आप सभी को पता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट उसके बर्थ के पहले उसके माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। और अगर उसके बच्चे को प्रॉपर, मतलब अगर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिला, अगर माँ ने न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाया, माँ को प्रॉपर केयर नहीं मिली, तो उसका असर किस पे होता है? बच्चे होने वाले बच्चे पे होता है। और कम ज्यादा अगर हो गया तो बच्चे को अलग अलग बीमारी भी हो सकती है, और जो बच्चा हो गया उस कुपोषण का भी शिकार हो सकता है, और अलग अलग बीमारियों का भी सामना उसको बचपन से करना पड़ सकता है। सो वुमेन आर एट रिस्क, इनके कारण अनबॉर्न बेबी जो होता है वो भी रिस्क पे आ सकता है माल न्यूट्रिशन के। एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years आर हाईली अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। नर्सिंग मदर मतलब कौन? जनरली जो जो माँ जिसको जस्ट बच्चा हुआ है और जो अपने बच्चे को दूध दे रही है, सो उसको बोला जाता है नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years। सो ऐसे बच्चे जिनका एज 5 साल से कम होता है वो ज्यादातर किसका शिकार है भारत में? माल न्यूट्रिशन का शिकार है। बेटा 1998-99 में एक सर्वे हुआ था जिसको बोला जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये सर्वे हर साल, मतलब 5 साल में वगैरह एक बार किया जाता है। रिसेंट वाला जो सर्वे भारत में हुआ था वो 2019-21 में हुआ था, जिसको बोला जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। रिसेंट सर्वे भारत में कब हुआ था? 2019-21 में हुआ था, जिसका भी नाम क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये कंडक्ट करती है। जो 1998-99 में हुआ था उसमें माल नरिश महिलाओं की और बच्चों की संख्या कितनी थी? 11 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ वुमेन एंड चिल्ड्रन वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। आज जो सर्वे हुआ है उसमें भी ये आंकड़ा कम तो हुआ है बट संख्या ज्यादा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये क्या बताता है बेटा कि आज भी भारत में कुपोषण की समस्या बहुत गंभीर है। कुपोषण की समस्या क्या है?
बहुत गंभीर है। अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं ना, तो लगभग 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका एज 5 साल से कम कम का है, ऐसे बच्चों में से लगभग 35% ऑफ द बच्चे, कितने, 35% ऑफ बच्चे आर फेसिंग द माल न्यूट्रिशन। क्या फेस कर रहे हैं बेटा? कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। आप सोचिए बेटा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 100 में से 33 बच्चे भारत में क्या है? कुपोषित। आप सोचिए कि हमको बहुत लंबा फासला तय करना है। और सिंपल सी बात है, अगर 35% बच्चे बचपन में ही अगर कुपोषित हो रहे हैं, तो बेटा ऐसा बच्चा जिसको न्यूट्रिशियस खाना ही नहीं मिल रहा है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो क्या देश की तरक्की में योगदान दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है। अगर हमको विकसित भारत बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, तो वी नीड टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ एन चाइल्ड। वी नीड टू प्रोवाइड देम विद अ न्यूट्रिशियस फूड, वी नीड टू प्रोवाइड देम विद अ कॉस्ट अफोर्डेबल फूड। सस्ते में खाना देना चाहिए। इसीलिए तो सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई। उदाहरण के तौर पे मिड डे मील योजना, माध्यान्ह भोजन योजना। तो स्कूल में जो खिचड़ी पकाई जाती है, उसका पर्पस क्या है? कि भाई बच्चों को क्या माल न्यूट्रिशन से निकाला जाए, उनको कुपोषण से दूर किया जाए, उनको हेल्दी खाना हेल्दी खाना खिलाया जाए, न्यूट्रिशियस खाना खिलाया जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ मिड डे मील योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना का हिंदी में नाम है माध्यान्ह भोजन योजना। इसका नाम बदल के अभी सरकार ने पोषण अभियान किया है। क्या किया है? पोषण अभियान। सॉरी गाइस, क्या किया है? पोषण अभियान इज द नेम ऑफ मिड डे मील योजना, माध्यान्ह भोजन योजना। तो आप में से कभी खिचड़ी किसी ने खाई नहीं होगी, तो याद रखना, इतना तो पता होगा आपको कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूलों में खिचड़ी बनाई जाती है। और अभी अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की खिचड़ी बनती है, और उसमें भी कुछ कुछ स्टेट्स में अंडे भी दिए जाते हैं, ताकि भाई लोगों का, बच्चे जो है वो कुपोषित ना रहे, माल न्यूट्रिशन का प्रमाण कम किया जाए। मतलब सरकारी योजना बहुत अच्छी है और काम भी कर रही है, बट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे देखो बेटा, एक संस्था है दुनिया में जिसका जो हंगर को मिटाने के लिए काम करती है, जिसका नाम है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का नाम फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024। कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024। पिछले साल का रिपोर्ट है, इस साल पब्लिश किया गया। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने लोग भारत में अंडर नरिश्ड है? 194.6 मिलियन पीपल इन इंडिया आर अंडर नरिश। मतलब लगभग 20 करोड़ के आसपास लोग। कितने लोग? 20 करोड़ से ज्यादा भारत की आबादी क्या है बेटा? अंडर नरिश्ड है। ठीक है, पीपल आर अंडर नरिश्ड इन इंडिया बाय दिस मेजर। 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड। मतलब अंडर नरिश्ड मतलब प्रॉपर मात्रा में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उनको माल नरिश कहा जाता है। Is it clear to everyone? समझा? So 194.6 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो बेटा इतने लोग भारत में क्या है? आज भी अंडर नरिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है। तो भारत की जितनी आबादी है उसमें के कितने? 14%। कौन कह रहा है? FAO कह रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024। और इसके हिसाब से अबाउट 53% ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज बिटवीन 15 to 19 ईयर्स आर एनीमिक। कौन सी महिलाएं? भाई भारत में जितनी महिलाएं हैं उसमें की 53% जो महिलाएं हैं, जो किस एज ब्रैकेट में आती है? 15 से 15 to 49 एज ब्रैकेट में आती है। मतलब इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या? कि इस एज ब्रैकेट में महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती है। इस एज ब्रैकेट में महिलाएं बच्चों को ज्यादातर जन्म देती है, और जन्म देना हेल्दी रहता है। कौन सा एज? 15 से लेके 49 एज तक। तो इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज। और इस रिप्रोडक्टिव एज में जितनी महिलाएं, उसमें से 53% महिलाएं, 53% महिलाएं किसका शिकार है? एनीमिया का शिकार है। किसका शिकार है बेटा? एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या? खून की कमी। खून की कमी मतलब आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड कार्पसल्स, वो रेड ब्लड कार्पसल जो होते हैं वो महिलाओं के बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं, और उसके कारण जनरली डॉक्टर उसको बोलते हैं खून की कमी होना। ठीक है, और अगर हमारे ब्लड में आरबीसी का प्रमाण कम हो जाता है, तो हमारे ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है बेटा, और अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है। और उसके लिए महिलाएं वो जो महिलाएं होती है जिनको एनीमिया होता है ना, वो महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत जल्दी उसमें वीकनेस आ जाता है। तो भारत में कितनी महिलाएं हैं? 53% ऑफ इंडियाज वुमेन आर फेसिंग दिस एनीमिया।
बहुत गंभीर विषय है बेटा। अगर हमको हेल्दी पॉपुलेशन बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे होती है कि हमारी महिलाओं को हमको पहले प्रॉपर नरिशमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर नरिशमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत आवश्यक है। तो 53% ऑफ इंडियन वुमेन आर फेसिंग एनीमिया, दैट इज खून की कमी। और कौन से कैटेगरी, कौन से एज ब्रैकेट में? 15 से 49 एज ब्रैकेट में। और इस एज ब्रैकेट को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज, मतलब इस एज ब्रैकेट की महिलाएं ज्यादातर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो ये अब एफएओ के बारे में थोड़ा ध्यान दो। अब इसमें ये एफएओ का ही रिपोर्ट जो है ना, इसमें इन्होंने बताया है कि भारत की 55% जो आबादी है बेटा, वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा सकती है। कितना? भारत की 55% आबादी हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो देखो बेटा, एक टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं डेवलप नेशन की, पर डेवलप नेशन में क्या ऐसा हुआ क्या कि आपकी आधी जनता हेल्दी डाइट फॉलो, हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर पा रही? बेटा ये बहुत गलत है। मतलब क्या, पहले हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हमको तरक्की करनी है तो पहले हमको हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो देश के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, उनको तो पक्का बनाना पड़ेगा, उनको तो हेल्दी बनाना पड़ेगा, तब जाके देश के विकास में वो योगदान देंगे। बट देश की आधी आबादी को अगर अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस खाना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या देश की तरक्की में योगदान देंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। तो ये किसने बताया, किसका रिपोर्ट है? एफएओ का, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024, ठीक है। अब इसके मुताबिक ही देखो कि पूरे दुनिया में, ये जो चार्ट मैंने लगाया ना, ये इसी रिपोर्ट से लगाया, पूरी दुनिया में जो हंगर का प्रमाण है वो क्या है देखो। अब ये पूरे दुनिया का, दिस इज अबाउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 8 बिलियन है। कितनी पॉपुलेशन है? 8045 मिलियन यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं इसको बिलियन में कन्वर्ट करूं तो 8 बिलियन लगभग पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है। इसमें के कितने लोग, कितने नंबर ऑफ लोग मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं? सो लगभग 2.3 बिलियन लोग क्या कर रहे हैं? मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस करे। और उसमें के भी ये जो रेड कलर का गोला है, इसमें कितने लोग आते हैं? 864 मिलियन, मतलब लगभग 1 बिलियन आसपास लोग जो है वो क्या है? सीवियर फूड सिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। कौन से फूड सिक्योरिटी फेस कर रहे हैं? सीवियर। अगर एशिया की बात करें तो, और दुनिया में भी सबसे ज्यादा गरीबों का प्रमाण, मतलब सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग कौन से कॉन्टिनेंट पे? एशिया में। देखो ये एशिया है, अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, और ये लैटिन अमेरिका है, मतलब साउथ अमेरिका। सबसे ज्यादा गरीबों का, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि हंगर का क्राइसिस कहां पे? एशिया में, ठीक है। और एशिया में कितने लोग रहते हैं? लगभग आधे लोग, दुनिया की आधी आबादी एशिया में रहती है, मतलब 4.7 बिलियन पीपल आर लिव्स इन एशिया। और इसमें के लगभग 1.1 बिलियन पीपल आर फेसिंग अ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। और रेड कलर में 467 मिलियन पीपल आर फेसिंग सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। और एशिया में बेटा भारत भी आता है, एशिया में पाकिस्तान भी आता है, एशिया में बांग्लादेश भी आता है, एशिया में नेपाल भी आता है, चाइना भी आता है, सब आते हैं। तो आप सोचिए कि एशिया में ये प्रॉब्लम किसका? हंगर का, या फिर तो बहुत ही सीवियर है। सो द कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय सीवियरिटी इन 2023 का ये चार्ट है, ठीक है। तो एफएओ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे बेटा? रोम, इटली में है। और इसका एब्रीविएशन एफएओ का बोला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 16 अक्टूबर 1945। कौन सी सिटी में? क्यूबेक सिटी कनाडा में आती है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे? हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में लोकेटेड है। बट शुरुआत कहां से हुई है? कनाडा से हुई है। कनाडा की कौन सा शहर? क्यूबेक सिटी, ठीक है। तो ये इसका लोगो है बेटा। दिस इज द लोगो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र के नीचे ये संस्था काम करती है। इसका पर्पस क्या है? The FAO of the United Nations is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security। मतलब ये संस्था पूरे दुनिया में क्या काम करती है? हंगर को हराने के लिए, हंगर को कम करने के लिए, एंड न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में काम करती है। अगेन हेडक्वार्टर कहां पे? रोम, इटली में है। और इसकी फाउंडिंग कब हुआ था? क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ था, 16 अक्टूबर 1945। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये लोगो ध्यान में रखना। दिस लोगो रिप्रेजेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब आखिरी आते हैं कि भाई फूड इनसिक्योरिटी को आपको समझ में आ गया। तो भारत की जब हम लोग बात करते हैं, भारत पूरा जितने भी अलग अलग राज्य इनकी जब बात करते हैं, तो आपको एक बात तो दिखाई देगी कि फूड इनसिक्योरिटी की जब बात आती है तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उनमें ये प्रमाण बहुत ज्यादा है।
So food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disaster. मतलब ऐसे इलाके कि जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हुए हैं, जिसमें आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आर्थिक विकास ना होना मतलब क्या कि उस रीजन में इंडस्ट्रीज नहीं है, उस रीजन में पक्की सड़क नहीं है, उस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, और उसके कारण वो जो भारत का हिस्सा है क्या रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहलाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अपना छत्तीसगढ़, तो ये राज्य, उड़ीसा, ये राज्य क्या कहलाते हैं, बैकवर्ड कहलाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विद हाई इंसिडेंस। और इनमें सबसे ज्यादा प्रमाण किसका है, गरीबी का प्रमाण बहुत ज्यादा है, ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और रिमोट एरियाज कौन, रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज वाले इलाके, ऐसे दूर दराज वाले इलाके हैं कि जहां पे बस नहीं जा सकती, जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है, पक्की सड़क नहीं है, और उसके कारण क्या है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। एंड रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, नैसर्गिक आपदा उन भागों में बहुत ज्यादा आती है। क्या आती है बेटा, नैसर्गिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर उन रीजन में बहुत ज्यादा केसेस दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उड़ीसा, उड़ीसा की अगर बात करें ना, तो उड़ीसा में हर साल साइक्लोन आता है। उड़ीसा में क्या आता है, हर साल साइक्लोन आता है, ठीक है। और उस साइक्लोन के कारण जो कोस्टल उड़ीसा के पूरे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, वो पूरे प्रभावित होते हैं, और वहां पे ज्यादातर आपको दिखेगा कि ये फूड इनसिक्योरिटी का प्रमाण बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब बाढ़ आती है, जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं, तो लोगों को अपना घरदार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, तो उनके पास कुछ नहीं रहता खाना पकाने के लिए, तो जो सरकार प्रोवाइड करेंगी उस पर वो जीते बेचारे, ठीक है। इनफैक्ट अब इसमें राज्यों की अगर बात करें, इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इवन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो इन राज्यों में कुल मिला के मिलकर सबसे ज्यादा भारत के अंदर फूड इनसिक्योर लोग इन राज्यों में रहते हैं बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो इसका मतलब ये नहीं कि जो डेवलप स्टेट है, जैसा गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें फूड इनसिक्योरिटी नहीं, इसमें भी फूड इनसिक्योरिटी है, बट कुछ पॉकेट्स में। जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र इज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, महाराष्ट्र इज अ डेवलप स्टेट, बट महाराष्ट्र का कौन सा इलाका, कल मैंने बताया अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का भी कौन सा, मेलघाट, तो ये हाईली अफेक्टेड है। आप सर्च करना, मैं बोल रहा हूं करके यकीन मत रखो, घर पे जाना और गूगल पे सर्च करना कि आपको दिखेगा कि माल न्यूट्रिशन इन महाराष्ट्र अगर आप टाइप करते हो तो आपको दिख जाएगा, एक तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है और दूसरा आता है पालघर का, ठीक है। कौन से दो डिस्ट्रिक्ट, एक तो अमरावती, और अमरावती में भी कौन सा, मेलघाट। आपने जनरली ये हिल स्टेशन के बारे में सुना होगा, चिखलदरा, तो ये जो चिखलदरा हिल घाट है ना, चिखलदरा हिल स्टेशन, ये इस रीजन में आता है, मेलघाट रीजन में आता है। और दूसरा जनरली पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा, पालघर, ये भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और ये अमरावती में जो मेलघाट एरिया आता है ये भी ट्राइबल एरिया है। इसके अलावा नंदुरबार वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी प्रॉब्लम है। अब ये पालघर का तो आप देखो तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है ना, बॉम्बे के ऊपर ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास ही है, मतलब हार्ट टू हार्ट मुंबई से 100-150 किलोमीटर पे बेटा। बट ऐसे भी रीजन में जो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है, उसके पास वो डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी भूखमरी की समस्या, आप सोचिए, ठीक है। मतलब क्या है कि डेवलप राज्यों में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स है कि जहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी मिलेगी और एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी भी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो बेटा ये सब हो गया फूड इनसिक्योरिटी के बाद। और हंगर की अगर बात करें, हंगर हंगर शब्द बहुत आता है, तो हंगर है क्या, तो इट इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी बट इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी ऑल्सो। मतलब हंगर होने के कारण व्यक्ति गरीब तो हो सकता है, बट कोई व्यक्ति अगर ये है मतलब हंग्री है तो वो गरीब भी बन सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। मतलब कोई व्यक्ति हंग्री है मतलब उसको आप गरीब तो बोलोगे, बट उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति को प्रॉपर ढंग से खाना नहीं मिल रहा है तो वो भी क्या बन सकता है, गरीब बन सकता है। दैट इज इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी ला सकता है। क्या गरीबी ला सकता है? भूखमरी गरीबी ला सकती है। बिकॉज अगर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी, किसी इंसान को अगर 2 वक्त की रोटी प्रॉपर से नहीं मिलती है तो उसकी बॉडी कमजोर होगी। अगर बॉडी कमजोर होती है तो उसको वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकता है, और काम नहीं कर सकता है तो पैसा नहीं कमाएगा, और पैसा नहीं कमाएगा इसीलिए उसका परिवार क्या हो जाएगा, गरीबी में ढकेला जाएगा, फिर गरीब बन जाएगा। So hunger क्या, it is not just an expression of poverty but it brings about a poverty. Very important statement. Is it clear to everyone? अब attainment of food security अगर करना है हमको, अगर हमको वाकई में भारत में फूड सिक्योरिटी लानी है तो हमको eliminating current hunger, मतलब अभी जो हंगर का प्रमाण है
वो हमको कंप्लीटली खत्म करना पड़ेगा और फ्यूचर में रिड्यूसिंग द स्कोप रिस्क ऑफ अ फ्यूचर हंगर, कि फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति भारत में हंगरी ना रहे, भूखमरी का शिकार ना बने, इसकी भी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। तब जाके सही मायने में भारत में क्या होगा बेटा, फूड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। देखो हंगर की जब भी बात करते हैं ना, तो हंगर के ब्रॉडर लेवल पे दो डिवीजन, दो प्रकार निकलते हैं। एक होता है क्रॉनिक हंगर, ठीक है, और दूसरा होता है सीजनल हंगर। एक होता है क्रॉनिक हंगर और दूसरा होता है बेटा सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर मतलब क्या, कि एकदम गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वो जिस भूखमरी का शिकार होता है उसको क्रॉनिक हंगर बोलते हैं। सो क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate, very important, persistently inadequate in terms of quantity and quality। मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली कम खाना खा रहा है और क्वालिटी का खाना नहीं खा रहा है, तब वो जिस हंगर को फेस करता है उस हंगर को बोला जाता है क्रॉनिक हंगर। क्या बोला जाता है, क्रॉनिक हंगर। तो इनका जो इनकम होता है ऐसे व्यक्तियों का बहुत कम होता है, मतलब वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन के तो नीचे आते ही आते हैं, बट उसमें भी सबसे निचले लेवल पे। इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल, उनका इनकम इतना कम होता है कि इवन वो खाने का भी सामान खरीद नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति जो हंगर को फेस करते हैं वो कौन सी हंगर है, क्रॉनिक हंगर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और क्रॉनिक हंगर मतलब क्या, कि ऐसा व्यक्ति जिसको कम से कम 1 साल से 2 साल से बहुत कम खाना खा रहा है और जो भी खाना खा रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी का न्यूट्रिशियस खाना नहीं है और उसके कारण उसकी हालत बहुत ही वीक हो चुकी है। और ऐसे कंडीशन में वो जो हंगर का शिकार वो है, उस हंगर को बोला जाता है क्रॉनिक हंगर। ज्यादातर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग जो है, जिनकी कमाई बहुत कम होती है, जो खाने को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ये क्रॉनिक हंगर फेस करते हैं। और दूसरा जो हंगर का टाइप है बेटा, उसको बोला जाता है सीजनल हंगर। दूसरा हंगर क्या है, दूसरा हंगर का जो टाइप है उसको क्या बोला जाता है, सीजनल हंगर। देखो सीजनल हंगर मतलब क्या, अगेन नाम नहीं आ रहा है, सीजनल हंगर। तो सीजन के हिसाब से क्या होता है, हंगर बदलते रहता है। सीजन के हिसाब से क्या हो रहा है, हंगर बदल रही है। जैसे सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सो जनरली रूरल रीजन में जो हंगर प्रिवेलेंट है वो कौन सा है, सीजनल हंगर, कि जहां पे इट डिपेंड्स ऑन साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कि भाई खाना अगर खाने का उत्पादन हो रहा है, हार्वेस्टिंग मतलब खाने का उत्पादन जब लिया जाता है, जैसे क्रॉप जब फल फूल के आ जाते हैं, जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तब उस समय खाना मिलेगा, बट जैसे ही वो सीजन गया वैसा खाना नहीं मिलेगा। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर। अब देखो ये सीजनल हंगर क्या है ना, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा एग्रीकल्चर के सीजन्स होते हैं। अब एग्रीकल्चर की सीजन कौन सा है, एक खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा ज़ैद। ठीक है, सो ये 3 सीजन में इंडिया में किसानी की जाती है, खेती की जाती है। खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन, जो क्रॉप्स मॉनसून में लिए जाते हैं उनको खरीफ सीजन कहा जाता है, जो क्रॉप्स विंटर में लिए जाते हैं उनको रबी सीजन कहा जाता है, और जो क्रॉप समर में लिए जाते हैं उनको ज़ैड सीजन कहा जाता है। अब भारत में ज्यादातर जो किसानी होती है वो कौन से सीजन में होती है, खरीफ और रबी, मतलब मॉनसून में और विंटर में होती है। बिकॉज समर में बहुत सारे जगहों पे पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होता और उसके कारण क्या होती है, समर में क्रॉप का आउटकम वहां पे नहीं लिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट खरीफ और रबी सीजन में ज्यादातर भारत में क्या होती है, किसानी होती है। अब बेटा क्या है ना, कि जो लोग, जो लेबरर, एग्रीकल्चर लेबरर जो खेती में काम करते हैं, तो उनको ज्यादातर काम इन 2 सीजन में होता है। बट बेचारा ये 2 सीजन मतलब क्या, 12 महीने में से हार्ड टू हार्ड 7 से 8 महीने का काम रहता है खेत में, और बाकी 4 से 5 महीना कुछ भी काम नहीं रहता है। तो बेटा जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो 4 से 5 महीना जिसको काम ही नहीं है, वो क्या हो गया, उसको 8 महीना काम मिलेगा, मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब वो मार्केट से अनाज खरीद सकता है और अपना पेट पाल सकता है। बट जो 4 महीने या फिर 4 से 5 महीने उसको जॉब काम नहीं रहता है, उसकी कमाई जीरो रहती है। और कमाई जीरो है मतलब क्या, कि वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाता है, और इसके कारण वो जो हंगर फेस करता है वो कैसी है, सीजनल हंगर। कि सीजन आया तो खाना मिलेगा, मतलब सीजन आया मतलब जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा मतलब खाना मिलेगा, और सीजन गया तो जॉब गया तो उसका इनकम गया, और उसके कारण वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ज्यादातर ही कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज में। और अर्बन एरियाज में कौन से लेबर फेस करते हैं, कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मतलब क्या, बेचारे जैसे ये ठिया पे बैठे रहते हैं, चौराहे पे, चौक सुबह देखना चौक चौक पे लेबर जमा हो जाते हैं। ये जो लेबर होते हैं ना, ये कैजुअल लेबर कहलाते हैं। इनको जनरली काम मिला तो ठीक है, जॉब काम मिला तो ये काम पे जाते हैं और पैसे कमाते हैं, और अगर काम नहीं मिला तो वैसे दिन भर बैठे रहते हैं और बेचारे घर पे जाते हैं। मतलब उस दिन की कमाई जीरो हो जाती है, और जिस दिन ये लोग कुछ कमाते नहीं है वो भी किस हंगर को फेस करते हैं, सीजनल हंगर को
फेस करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, देखो आई एम ट्राइंग टू एलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, और आपको इसी तरीके से सोचना है, आपको इसी तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव करनी है, तब जाके आपके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान होगा। इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर इन दिस वे। आप अगर वो रट्टाफिकेशन करोगे ना तो मतलब नहीं है। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट करना है, और धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट इट विल हैपन ग्रेजुअली। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने धीरे धीरे होगा, 2 महीना 3 महीना लगता है, बट आसानी से हो जाएगा, और एक बार बन गई तो आप इस एग्जाम के प्रो बन जाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? उसके बाद अब देखो बेटा, ये क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर का यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिया है, पुराना वाला स्टैटिस्टिक्स है, बट आज के भारत की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि भारत में ये जो क्रॉनिक हंगर का प्रमाण है ये बहुत ही कम है। मतलब क्रॉनिक हंगर मतलब क्या, कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबे समय से बहुत कम क्वांटिटी में खाना खा रहा है और बहुत ही अनहेल्दी खाना खा रहा है, फिर न्यूट्रिशंस प्रॉपर खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रमाण, क्रॉनिक हंगर का प्रमाण भारत में बहुत कम है। जैसा यहाँ पे देखो 1999 2000 में रूरल रीजन में क्रॉनिक हंगर का प्रमाण सिर्फ 0.7 था, और अर्बन में कितना था, 0.3 था। यही सीजनल हंगर का प्रमाण गांव में 2.6 था और शहर में 0.6 था। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो टोटल हंगर है उसका प्रमाण भारत की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बहुत कम था। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? हाँ, बट अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि भारत में हंगर की समस्या बहुत सीरियस है। ठीक है, हम लोग सीरियस कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो ये जो नंबर है और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे निकाला जाता है, कहाँ पे तो भी आंकड़े मिसमैच करते हैं। तो मतलब एक तो भाई सरकार बराबर होगी या फिर वो इंटरनेशनल वाले गलत होंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो आज भी आप भी देखो तो आपको भी दिखेगा समाज में कि हंगर की समस्या गंभीर विषय है। आपको लग रहा होगा टीवी पे कुछ नहीं दिखाते बेटा, टीवी पे जो दिखाते हैं वो अलग ही दिखाते हैं, बट जो रियलिटी है वो बहुत ही अलग है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो हमको थोड़ा डिटेल में जाना है, ये सब देखना है। पुराने वाले आंकड़े ये कहां से लिए पता है? आपके एनसीईआरटी से लिए। ठीक है, दिस टेबल हैज बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट अगेन आपको एक बार सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बताया। अब देखो बेटा, मैंने बताया था कि भारत में हंगर की समस्या तो है, भूखमरी की समस्या तो आज भी है, इसीलिए तो भारत का रैंक कितना है, 105 फ्रॉम 127 कंट्रीज, और वी आर इन अ सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर। मतलब हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हंगर का, भूखमरी का सीरियस कैटेगरी में आता है। बट ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें कि देश के अंदर अनाज का उत्पादन कितना होता है, तो अगर मान लो हंगर का समस्या है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उत्पादन कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बेटा। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया, सो इंडिया वाज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत क्या बने, आत्मनिर्भर बने। किसमें? फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमको आत्मनिर्भर बनना है, और अभी भी उस राह पे हम लोग अचीव नहीं किया है। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया बेटा कि हमारे यहाँ पे जो खाद्य तेल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, लगभग 40 to 50% ऑफ कुकिंग ऑयल उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब उसका प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, ये फूड आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन अचीव करने के लिए भारत सरकार ने 1970s में कौन सा कदम उठाया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति उठाई थी, और उसके तहत भारत खाने के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बना था। अब यहाँ पे देखो, आज के मैं स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो फिलहाल 2024-25 में हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन में कौन से दो स्टेट लीड पे? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दूसरा हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश आर द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसर इन द कंट्री। और राइस प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं पूरे दुनिया के लेवल पे, तो इंडिया ने चाइना को ओवरपास कर लिया, तो वी बिकेम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और व्हीट की बात करें तो शायद से दूसरे तीसरे क्रमांक पे हम लोग हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जो मेन फूड ग्रेन्स है उसमें हम लोगों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो कितना है? 2024-25 में कितना हुआ? 353.9 मिलियन टन का प्रोडक्शन भारत में कौन सा साल हुआ है? 2024-25 में हुआ है, सारे अनाज का मिला के। सारे अनाज मतलब उसमें गेहूं चावल तो आ ही गया, इसके अलावा पल्सेस आ गई, दाल, अलग अलग प्रकार के दाल का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रकार के जो ये है मतलब सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सारे ये आ गए, सीरियल्स, पल्सेस सब आ गए, और इसमें मिलेट्स भी आ गए। मिलेट्स मतलब एनीबॉडी व्हाट इज मिलेट्स? मिलेट्स मतलब जो ज्वार बाजरा वगैरह जो होता है ना, ज्वार बाजरा रागी, ये सारे जो है ये भी आ गए। सो कुल मिला के हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024-25 में कितना है? 353.9 मिलियन टन। बेटा ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
और इतना प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है, बट उसके बावजूद भी भूखमरी की समस्या प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आ रहा है? एक तो प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा, एक तो ये जो खाने का प्रोडक्शन है ये लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, या फिर कुछ तो भी दिक्कत हो रही है, मतलब इसी को हमको एड्रेस करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये देखो एक चार्ट है, अब ये थोड़ा पुराना चार्ट है बट आज भी लागू करता है। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन दिखा रहा है कि जब 1960 से लेके 2018-19 तक कंटिन्यूसली हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या हो चुका है, बढ़ते रहा है। और आज 2024-25 में कितना हुआ है, लगभग 359 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन है वो 2024-25 में हुआ है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। अब एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ सकता, बिकॉज द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब जिस जमीन पे खेती की जाती है अभी वो क्या है, मर्यादित है, अभी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अगर हमको ये प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको हमारी जमीन की उपजाऊता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जितनी जमीन है उससे प्रोडक्शन दुगना करना पड़ेगा, तिगुना करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सरकार इसके लिए मदद कर रही है, सरकार अलग अलग योजनाएं भी ला रही है, ये हमको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? यहां तक समझा? देखो बेटा, इसमें और एक योजना मैंने आपको बताना रह गया। एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। लिखो, मातृ वंदना योजना। देखो ये नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन, मातृ मतलब क्या, माँ, तो माँ को रेफर कर रहा है, मतलब ये कौन से माँ को रेफर कर रहा है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इस योजना के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए दी जाएंगे। पहले बच्चे के लिए कितना? 5,000 रुपए। और दूसरी बच्ची अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपए मिलेंगे। सो ये क्यों किया गया है? अगेन कि भाई माताओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको न्यूट्रिशियस खाना मिले, और उस खाना खरीदने के लिए, न्यूट्रिशियस खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसा रहे, इसके लिए सरकार ने ये फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए, और दूसरी बच्ची लड़की रहती है तो 6,000 रुपए मिले, और लड़की लड़का रहता तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि लड़की का जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई लड़कियां ज्यादा से ज्यादा समाज में आए, क्योंकि आपको सबको पता है कि भारत में सेक्स रेशो जो है, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं का प्रमाण कम है, और उसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, ताकि सेक्स रेशो इक्वल हो जाए, मतलब जितने पुरुष है उतनी महिलाएं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए सरकार ने महिलाओं की अलग अलग योजनाएं भी लॉन्च की है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं बेटा, फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना, कि भाई इतनी आबादी है, 146 करोड़ लोग हमारे देश के नागरिक है आज के टाइम पे, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, तो ऐसे कंडीशन में इतने सारे लोगों को खाना कैसे दिया जाए, फिर फूड सिक्योरिटी कैसे किया जाए, उसके लिए भी भारत सरकार के प्रयोजन है, वो हमको देखना है। सो फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो सरकार चलाती है वो है, एक तो भाई बफर स्टॉक सरकार मेंटेन करती है। क्या करती है? बफर स्टॉक, मतलब अनाज के भंडार रहते हैं, या फिर इसको अनाज के गोडाउन बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेनरीज। ठीक है, अनाज के गोडाउन, अनाज के भंडार, या फिर ग्रेनरीज, जिसको ही इंग्लिश में दूसरा नाम है बफर स्टॉक, कि भाई जो भी अनाज है उसको स्टोर करके रखा जाता है, और स्टोर कौन करता है? सरकार करती है। सो अब जनरली ये जो भी बफर स्टॉक है या फिर अनाज के भंडार है, इसको मेंटेन करने का काम सरकार की एक एजेंसी है वो करती है, उसका नाम है एफसीआई। कल ही मैंने बताया था, एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये ज्यादातर क्या मेंटेन करते हैं? व्हीट और राइस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ज्यादातर, मतलब मेजर इनका जो ग्रेन होते हैं वो 2 ग्रेन होते हैं, व्हीट होता है और एक राइस होता है। कौन सी संस्था? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी गोडाउन्स है जहां पे अनाज स्टोर रखा जाता है, वो सारे अनाजों के गोडाउन्स कौन मैनेज करता है? एफसीआई मैनेज करता है। ठीक है, दूसरा, अब ऑब्वियस बात है बेटा, अब ये एफसीआई सरकार की संस्था है, और सरकारी संस्था के क्या है? अनाज के भंडार है, और उस अनाज के भंडार में ज्यादातर क्या अनाज रखा जा रहा है, तो सरकार ये अनाज कहां से ना कहां से तो खरीदती होंगी। तो सरकार ये जो अनाज खरीदती है ये किससे खरीदती है? किसानों से खरीदती है। किससे खरीदती है सरकार ये अनाज? किसानों से खरीदती है, और उसमें से ज्यादातर जो अनाज होता है वो होता है गेहूं और चावल का। कौन सा होता है? गेहूं और चावल, और इसके अलावा बाकी की भी होता है। और जो भी अनाज सरकार की तरफ से खरीद किया जाता है किसानों से, ये किस दाम पे खरीदी किया जाता है? एट द रेट ऑफ एमएसपी। एमएसपी को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिंदी में बोला जाता है
न्यूनतम समर्थन मूल्य की मिनिमम प्राइस है भाई, कि जो किसानों को उसके क्रॉप के लिए मिलनी ही चाहिए। मतलब एक प्रकार से ये गारंटेड प्राइस होती है कि मार्केट में सप्लाई डिमांड कम ज्यादा होने दो, बट किसानों को जितना सरकार ने बोला है उतना प्राइस सरकार देंगी ही देंगी। मतलब इसको शॉर्ट में बोला जाता है गारंटेड प्राइस प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। ठीक है, सो एट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, एकदम भाई जिसमें किसानों का लागत खर्चा निकल जाए, जितना उसने खेती में लगाया है उतना उसका खर्चा निकलना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड एमएसपी। और ये जो एमएसपी का रेट है ये कौन देता है? सरकार डिसाइड करती है, और सरकार इस दाम पे किसानों से अनाज खरीदी करती है। और वो अनाज कहां पे रखे जाते हैं? गोडाउन्स में, अनाज के भंडार में रखे जाते हैं। और उस अनाज के भंडारों को कौन मैनेज करता है? एफसीआई मैनेज करता है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो एमएसपी है अब ये कौन डिक्लेयर करता है? इट इज डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर सोइंग सीजन। मतलब सोइंग सीजन मतलब क्या होता है? जो ये होता है पेरनी का सीजन आता है, मराठी में उसको पेरनी कहते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में सोइंग सीजन कहा जाता है, कि जब क्रॉप लगाए जाते हैं उसके पहले सरकार क्या करती है? इनके एमएस हर एक क्रॉप के रेट्स अनाउंस करती है। हर एक मतलब जैसे अभी बहुत सारे क्रॉप्स है तो सारे क्रॉप्स के लिए नहीं करती है, कुल मिला के 23 क्रॉप्स के लिए। कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है? 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी का रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार डिसाइड करती है और अनाउंस करती है। किसके पहले? सोइंग सीजन के पहले। ठीक है, मतलब पेरनी के पहले अनाउंस कर देती है। और ये जो अनाज सरकार खरीदी करती है ये ग्रेनरीज में रखे जाते हैं, गोडाउन्स में रखे जाते हैं। और ये गोडाउन कौन मैनेज करता है? एफसीआई मैनेज करता है। और इसी गोडाउन से फिर जो अनाज होता है वो अनाज क्या किया जाता है? उस अनाज का वितरण किया जाता है। और जो वितरण करने वाली यंत्रणा होती है, मतलब अनाज सप्लाई लोगों तक पहुंचाने वाली जो यंत्रणा होती है, उसको बोला जाता है पीडीएस सिस्टम। क्या बोला जाता है? पीडीएस सिस्टम, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये पूरी जो यंत्रणा है ये कौन चलाती है? सरकार रन करती है। मतलब एफसीआई का काम है गोडाउन्स में अनाज रखना और फिर इसके माध्यम से अनाज कहां तक पहुंचाना? पीडीएस राशन की दुकान में पहुंचाना। और इसी यंत्रणा को बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये पीडीएस की दुकानों से, राशन की दुकानों से जो भी अनाज मिलता है वो किस दाम से मिलता है? एट इशू प्राइस। कल मैंने बताया था एट इशू प्राइस मतलब क्या? कि जो भी अनाज, जैसे मैंने बताया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो से जो अनाज आपको मिलता है उस प्राइस को बोला जाता है इशू प्राइस। इशू प्राइस को ही दूसरा नाम है डिस्काउंटेड रेट। कौन सा रेट? डिस्काउंटेड रेट। बिकॉज अगर आप मार्केट में जाओ तो बेटा 1 किलो चावल का रेट 40 रुपया मिनिमम है, 1 किलो गेहूं का रेट मिनिमम 40-45 का है। सो इसके तुलना में ये जो रेट आपको ये राशन की दुकान से मिलते हैं कैसे? 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो से आपको अनाज दिया जाता है। और इसी रेट को बोला जाता है इशू प्राइस या फिर डिस्काउंटेड रेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब सबसे पहले समझते हैं सर ये एमएसपी क्या है। बराबर है। अब एमएसपी तो मैंने बता दिया, एमएसपी क्या है? एक प्रकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। बराबर। सो शॉर्ट हिंदी में तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। बट एमएसपी क्या है? एमएसपी इज अ गारंटेड प्राइस। एक प्रकार से क्या है? गारंटेड प्राइस है। जो कौन पे करता है? सरकार डिसाइड करती है। किसके लिए? किसानों के क्रॉप के लिए। कितने क्रॉप के लिए? तो कुल मिला के 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है या फिर एमएसपी अनाउंस की जाती है। सो मतलब जैसे आपको बताऊंगा बेटा, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि एमएसपी का पर्पस क्या है। जैसे आप अगर अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत सारी खबरें आ जाती है। हम लोग बहुत बार ऐसी खबरें सुनते हैं कि भाई फलाना किसान को उसके टोमेटो के लिए भाव नहीं मिला, तो उस किसान ने क्या किया? मंडी में ही पूरा जो उसका ट्रक था वो फेंक दिया, या फिर पूरे जो टोमेटोस थे वो रास्ते पे फेंक दिए। ये एक एग्जांपल। दूसरा, कभी कभी हो जाता है कि भाई जो प्याज के किसान रहते हैं, प्याज को भाव नहीं मिलता तो बेचारे का खर्चा नहीं निकलता। फ्रस्ट्रेशन के कारण वो किसान क्या करता है? अपनी पूरी प्याज की फसल में जो गाय भैंसे रहती है उसको छोड़ देता है और खाने के लिए बोल देता है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि भाई इतनी मेहनत करो, इतना सब खर्चा करो और उसके बाद क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जितना लागत कॉस्ट है, जितना उसने पैसा लगाया है उस किसानी में, उतना भी अगर नहीं निकल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अब बेसिकली ऐसे केसेस, ऐसे किस्से हमारे भारत में बहुत कॉमन। और ये क्यों होते हैं? बिकॉज क्या हो जाता है ना, कभी कभार बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है। मान लो टोमेटो है, अब एक किसान है जिसने टोमेटो इस बार लगाया है, इस आशा से लगाया कि मुझे अच्छा दाम मिलेगा। बट अचानक से उस साल क्या हो गया? टोमेटो का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा?
दाम गिरते हैं, मतलब जो टोमेटो मार्केट में पहले 50 रुपए किलो में बिक रहा था, अभी शायद से वो 5 रुपए 10 रुपए में बिकेगा। ठीक है, सो 5 रुपए किलो के भाव से अगर टोमेटो उसको बेचना पड़ रहा है, और बेटा उस टोमेटो को लगाने के लिए मतलब जो लागत आती है पर किलो टोमेटो प्रोडक्शन के लिए हर एक किसान को 12 रुपए खर्चा आता है। 1 किलो टोमेटो को बनाने के लिए 12 रुपए का खर्चा किसान को आता है, और उसको रेट मिल रहा है 5 रुपए और 6 रुपए किलो का, तो क्या होता है बेटा वो क्या होता है, वो बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके कारण बेचारा अपनी फसल पूरी फेंक देता है, जो भी टोमेटोज रहते हैं रास्ते पे फेंक देता है। बिकॉज का इवन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसान लोग जो अपने लेबर लगाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब वो क्रॉप आया तो लेबर को लगाना पड़ता है ना उसको तोड़ने के लिए, हार्वेस्टिंग, और दूसरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं निकलता है। आप सोचिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं निकलता है, और ये क्यों होता है, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है और डिमांड कम है, तो दाम कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और किसानों को बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ता है, और उसके कारण भारत में ज्यादातर फार्मर सुसाइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फार्मर सुसाइड होते हैं, मतलब आत्महत्याएं होती है किसानों की। अब ये ना हो इसीलिए सरकार ने कौन सा सिस्टम लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि भाई सप्लाई कम रहे ज्यादा रहे। ठीक है, मान लो अगर अचानक से सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तब भी किसानों को एक गारंटेड प्राइस कौन देंगी, सरकार देंगी, ताकि किसानों की जो लागत कॉस्ट है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट किसानों को हो। ये पर्पस है किसके पीछे, एमएसपी के पीछे, जिसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एक प्रकार की गारंटेड प्राइस होती है। और सरकार कितने क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है, ये 23 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है। द एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर। गवर्नमेंट किससे ग्रेन खरीदती है, फार्मर से खरीदती है। द रीजन बिहाइंड द आइडिया ऑफ एमएसपी इज टू काउंटर प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। क्या काउंटर करना, कि मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मतलब जो भी फूड ग्रेन्स है, अलग अलग प्रकार के सब्जियां है, टोमेटो है, इनके जो भाव कम ज्यादा होते हैं इसको बोलते हैं प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन देयर सप्लाई, लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन असिमेट्री। सो कभी कभी क्या सप्लाई बहुत ज्यादा होता है और डिमांड कम है तो दाम, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो दाम गिर जाते हैं। अगेन लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, मतलब कभी कभी जो किसान होते हैं बेचारे वो अपना माल मार्केट तक ला ही नहीं सकते, और इंफॉर्मेशन असिमेट्री, मतलब किसानों को प्रॉपर दाम कहाँ पे मिल रहे हैं इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं होती है, उसके कारण जहां पे भी जो भाव मिल रहा है उस भाव में बेच के आते हैं। तो ये ना हो इसीलिए सरकार ने कौन सा मैकेनिज्म लाया, एमएसपी का मैकेनिज्म लाया, जिसको गारंटेड प्राइस सरकार देंगी, और वो सीधा कौन खरीदी करेगा अनाज, सरकार अनाज खरीदी करेगा, और कहां पे रखेगा, एफसीआई के गोडाउन में रखेगा। तो अब ये इसको बोलते हैं बेटा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो आपको पता होगा शायद से, अगर आप न्यूज़पेपर अगेन पढ़ते होंगे तो 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले ना दिल्ली में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो हमारा 2021-22 की बात है, तो उस टाइम पे दिल्ली की जो सीमा थी शंभू बॉर्डर, उस बॉर्डर पे किसान 1 साल तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन किसानों की डिमांड क्या थी, ये जो एमएसपी है, ये एमएसपी को हमका कानून अधिकार बनाओ, ये एमएसपी को क्या बनाओ, किसानों का कानूनन अधिकार बनाओ, लीगल राइट बनाओ। मतलब अगर लीगल राइट बनाया सरकार को देना ही पड़ेगा, तो एक प्रकार से पॉलिसी बन जाएगी। तो सरकार ने नहीं बोला, फिर से 2 साल बाद और प्रोटेस्ट बैठा और फिर से डिमांड होने लगी कि क्या बनाओ, एमएसपी को फिर से लीगल राइट बनाओ। लीगल राइट मतलब कानूनन अधिकार, अभी तक ये कानूनन अधिकार नहीं है, इट इज ओनली अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इट इज नॉट मैंडेटरी। ये क्या है, सरकार की एक पॉलिसी है, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं कि उसको करना ही, सरकार जब चाहिए तब इसको डिसकंटिन्यू कर सकती है। बट ये क्या है, सिर्फ सरकार की पॉलिसी है। इसीलिए किसानों ने आंदोलन किया था कि भाई एमएसपी को क्या करो, हमारा कानूनन अधिकार बनाओ, मतलब एक कानून लाओ और उस कानून में लिखो कि अगर सरकार ने किसानों को एमएसपी का रेट नहीं दिया या फिर किसानों से एमएसपी के रेट पे अनाज नहीं खरीदे किया तो सरकार पर कार्रवाई होगी या फिर सरकार को फाइन देना पड़ेगा, ऐसा उस कानून में लिखो। ऐसा किसानों का बोलना था, सरकार बोले नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो अभी तक ये बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, बहुत बड़ा हॉट इशू है बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहां तक समझा। और एमएसपी कितने क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है, 23 क्रॉप्स के लिए, कि जो ज्यादातर भारत में जिसकी खेती की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन पर्पस क्या है कि एक प्रकार का ये गारंटीड प्राइस है कि भाई प्रोडक्शन कम ज्यादा हो गया, कुछ भी हो गया, बट भी किसानों को एक मिनिमम दाम वहां पे मिलेगा जिसमें किसानों की लागत कॉस्ट और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल जाएगा। इस प्रकार से ये एमएसपी डिसाइड किया जाता है। और एमएसपी कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। और एमएसपी इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब किसके सुझाव पे एमएसपी डिसाइड किया जाता है। एक कमिटी है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CACP। ये जो कमीशन है इसमें एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स रहते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहते हैं, जो मार्केट में क्या दाम चल रहा है उसके आधार पे एक रेट डिसाइड करते हैं और वो रेट रिकमेंडेशन सरकार को सुझाव देते हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा कमीशन है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये कमीशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अगेन ये बेटा एक कमीशन है सिर्फ, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसे जो भी संस्थाएं जो किसी कानून के अंतर्गत बनाई गई है उन संस्थाओं को बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी मतलब कानून के अंतर्गत बनाई गई संस्थाएं, मतलब प्रॉपर कानून बनाया उसके अंतर्गत उसको बनाया गया। बट ये जो संस्था है ये सिर्फ बनाई गई है, इसके लिए कोई भी कानून में वगैरह कुछ लिखा नहीं गया है। सो इसलिए इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये हम लोग पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी? इट वाज स्टार्टेड इन 1966-67 फॉर व्हीट क्रॉप। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी गेहूं के क्रॉप के लिए। ठीक है, एंड फिर ये और दूसरा, अब देखो ये जो कमीशन बैठता है ना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या करता है कि क्या एमएसपी का रेट होना चाहिए स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, ये रिकमेंडेशन देता है, मतलब सुझाव देता है। ये सुझाव किसको देता है? ये सुझाव देता है बेटा कैबिनेट कमेटी को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसको सुझाव देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनके अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि भाई इन्होंने जो सुझाव दिया है वो लागू करना है कि नहीं करना है। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स अ फाइनल डिसीजन ऑन एमएसपी। हर एक क्रॉप के लिए, मतलब जो 23 क्रॉप है उसमें से हर एक क्रॉप के लिए कितना एमएसपी होना चाहिए, फाइनल डिसीजन कौन लिया जाता है? सरकार लेती है। सरकार की कौन सी बॉडी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और इनके अध्यक्षता में फाइनल डिसीजन दिया जाता है। और ये सब कब होता है? सोइंग सीजन के पहले, मतलब पेरनी के पहले, या फिर जो क्रॉप प्लांट करने पड़ते हैं उसके पहले का जो सीजन रहता है उसमें। जैसा खरीफ है, खरीफ के पहले समर में डिसीजन लिया जाएगा कि ये जो क्रॉप्स है उनका एमएसपी कितना रखना है करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये ध्यान में रखना बेटा, इस पे सवाल यूपीएससी में या फिर एमपीएससी में पूछा गया है। रिकमेंडेशन कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और फाइनल डिसीजन कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? यहां तक किसी को डाउट है? अब कौन सी 23 क्रॉप, ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये पहले देखो ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला आपको पूछा नहीं जा सकता, बट हाँ पूछा तो पता होना चाहिए। सो देखो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो कमीशन है ये क्या करता है? ये सुझाव देता है। ये क्या करता है? ये सुझाव देता है। ध्यान में रखना, ये रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ये शब्द आ गया, मतलब क्या? सुझाव देना। ठीक है, और ये किसको सुझाव देता है? ये देता है सुझाव कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को ये सुझाव देता है। और फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ये कैबिनेट कमेटी लेती है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि कौन से क्रॉप के लिए कितना एमएसपी होना चाहिए। अगेन ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन से क्रॉप के लिए कितना एमएसपी होना चाहिए? तो इसका फॉर्मूला है, एक तो A2 प्लस FL और दूसरा C2। क्या है? A2 प्लस FL और दूसरा C2। इसमें A2 जो होता है, A2 होता है ऑल पेड आउट एक्सपेंसेस, मतलब किसान को वो स्पेसिफिक क्रॉप लगाने के लिए जो भी खर्चा आया, मतलब जैसा फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसने बियाने जो खरीदी होंगी वो उसका खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा उसको ये A2 में काउंट किया जाता है। दूसरा FL मतलब फैमिली लेबर। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उसके फैमिली के ही 4-5 लोग वहां पे किसानी में काम करते हैं, तो उनका भी जो खर्चा है वो यहाँ पे गिना जाता है। इसको कंबाइन बोला जाता है A2 प्लस FL, मतलब जो भी खर्चा लागत जो हो रही है किसानी की वो और फैमिली का लेबर। इसके अलावा C2 मतलब अगर वो किसान की खुद की जमीन होगी तो उसके प्रॉपर्टी का जो भी रेंटल रेट निकाला जाता है तो उसमें आएगा। और इंटरेस्ट फॉरगॉन मतलब जो भी इंटरेस्ट अगर शायद से वो दूसरे को किराए पे देता जमीन तो उससे जो भी उसको ब्याज मिलता वो ब्याज उसमें काउंट किया जाता है। इसको बोला जाता है C2। तो A2 प्लस FL प्लस C2 इसके कंबाइन करके एक प्राइस निकाली जाती है और उस प्राइस के आधार पे क्या डिसाइड किया जाता है कि भाई उस क्रॉप के लिए कितना एमएसपी रखा जाएगा। अगेन क्या फॉर्मूला है?
A2 प्लस FL प्लस C2। A2 मतलब किसका? ऑल पेड आउट एक्सपेंसेस, मतलब जो भी खर्चा उस किसान को वो क्रॉप प्रोड्यूस करने में आया, जैसा फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, लेबर का जो खर्चा, बाहर से जो लेबर है उनका खर्चा हो गया, ठीक है, ये सारा खर्चा A2 में आएगा। FL में फैमिली लेबर का जो भी उसने 2-3 उसके घर के मेंबर्स लगे होंगे उसका खर्चा। और C2 मतलब क्या है कि अगर वो खुद की जमीन रेंट पे करता तो उसको कितना ये मिलता, रेंट मिलता वो, और इंटरेस्ट जो भी है वो। तो ये C2 में A2 प्लस FL प्लस C2। तो इस फॉर्मूले के आधार पे ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या करती है? एक MSP डिसाइड करती है, और ये MSP का सुझाव किसको दिया जाता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और फिर ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेता है। यहां तक समझा है? ऑनलाइन में कहीं नहीं रिप्लाई गाइस। तनस्वी, वृषभ, आपको समझा है? किसी कुछ डाउट है? छोटे से छोटा डाउट भी होगा तो भी पूछ लो, ठीक है। वृषभ आपको नहीं है, तनस्वी आपको कुछ डाउट है? ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहां तक समझा है? ये हो गया MSP। अब कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है? अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट टोटल 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है। कितने क्रॉप्स के लिए? 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है। सो करेक्ट, द सेंटर करंटली फिक्सेस एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स। कौन से है? इसमें से 7 सीरियल्स है, मतलब पैडी, ठीक है, पैडी मतलब अपना प्राइस, दूसरा व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। तो इनके लिए ये हो गए 7 सीरियल्स, मतलब जो हमारे गेहूं चावल जो होते हैं ना, इनको सीरियल्स कहा जाता है। दूसरे 5 पल्सेस उसमें आते हैं। 5 पल्सेस कौन से? चना, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। इसके लिए भी एमएसपी अनाउंस किया जाता है। और 7 ऑयल सीड्स, मतलब ऑयल सीड मतलब कौन से? जो खाने का ऑयल होता है उसका। तो इसमें रैपसीड मस्टर्ड मतलब सरसों, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसैमम, नाइगर सीड्स एंड सैफफ्लावर। सीसैमम मतलब तिल जो होती है ना, तिल का भी तेल रहता है, तो तिल, ये सब। तो ये 7 ऑयल सीड्स भी है। और 4 कमर्शियल क्रॉप, इसमें कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉजवुड। कोपरा मतलब जो इससे निकलता है अपना, क्या बोलते हैं, रस्सी होती है ना इसकी, नारियल होता है, नारियल, नारियल का जो आउटर कवरिंग होता है ना, उससे कोपरा निकलता है। सो कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉजवुड, ये 4 कमर्शियल क्रॉप। तो कुल मिला के 23 क्रॉप के लिए बेटा भारत सरकार क्या करती है? एमएसपी अनाउंस करती है। इसमें भी एक शुगर केन क्रॉप है, शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं अनाउंस किया जाता है, शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस किया जाता है। FRP, that is fair and remunerative price। नाम क्या है? FRP का फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, फॉर केन ड्यूरिंग एवरी शुगर ईयर। शुगर ईयर मतलब कब से? अक्टूबर से सितंबर तक, लगभग 9 से 10 महीने का क्रॉप होता है। पूरे साल भर किसान एक ही क्रॉप लेता है, और इसके लिए अलग से FRP नाम होता है। इसके लिए एमएसपी अनाउंस नहीं किया जाता है शुगर केन के लिए, उसके लिए क्या अनाउंस किया जाता है? FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो कुल मिला के 23 क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है। 23 में से 22 के लिए एमएसपी और 1 के लिए एफआरपी। एक कौन सा क्रॉप है? शुगर केन। शुगर केन के लिए क्या अनाउंस किया जाता है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, और हर एक सीजन के लिए अनाउंस किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लियर टू एवरीवन? अब जनरली ये जो सरकार अनाज खरीदी करता है, अब ऑब्वियस बात है एमएसपी के रेट पे कौन अनाज खरीदी करता है? सरकार खरीदी करता है। और सरकार का रूल है ऐसा कि किसानों का जो माल है वो किसी भी हालत में एमएसपी से कम दाम में नहीं खरीदी जाना चाहिए, मतलब नहीं बिकना चाहिए। बट बेटा इशू क्या होता है ना, अब ये सरकार, ये बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि अनाज, सरकार अनाज खरीदी करता है किससे? किसानों से। बट बहुत, और ये अनाज जो खरीदी करता है सरकार, ये कहाँ पे करता है? मंडीज में करता है। कहाँ पे करता है? मंडी। मंडी मतलब क्या? इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। कहाँ पे खरीदी करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, या फिर उसको एपीएमसी कहा जाता है। ठीक है, अब हर डिस्ट्रिक्ट में एपीएमसी रहती है। जैसे नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में कलमना मार्केट, तो ये जो कलमना मार्केट है क्या है? मंडी है। मंडी मतलब क्या? एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है। और ये एपीएमसी के अंदर सरकार का एक सेंटर रहता है, और वहां से सरकार क्या करती है? किसानों से अनाज खरीदी करती है। बट इशू ऐसा है बेटा, यहाँ पे सरकार प्रॉमिस तो कर रही है कि हम लोग एमएसपी के रेट पे खरीदी करेंगे, बट सरकार, मोस्ट ऑफ द जो सरकारी खरीदी केंद्र रहते हैं ये बंद रहते हैं, मतलब ये खरीदी नहीं होती है। और बहुत केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि सरकार ने यहाँ पे बोला है कि एमएसपी से कम दाम में किसानों का माल खरीदी नहीं होना चाहिए,
बट उसके बावजूद भी बहुत सारे व्यापारी जो रहते हैं, जो प्राइवेट व्यापारी होते हैं, वो एमएसपी से बहुत कम रेट में किसानों से माल खरीदी करते हैं और उसके कारण किसानों को नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये क्या है, एमएसपी का ये प्रोपोजल बहुत अच्छा है, ये पूरा मैकेनिज्म अच्छा है, बट इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि भाई इसका फायदा कुछ चुनिंदा फार्मर्स को मिलता है और स्पेसिफिकली इसका फायदा उठाने वाले नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में भी अगर बात करें तो पंजाब का रीजन, हरियाणा का रीजन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये जो रीजन है ना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसी इलाके के फार्मर को इस एमएसपी का फायदा होता है और बाकी भारत में ज्यादातर किसानों को इसका कुछ भी फायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए जब प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट, तो ज्यादातर किसान कहाँ के थे? उत्तर भारत के थे, मतलब और कौन से बेल्ट के? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थे। बाकी साउथ इंडिया के फार्मर्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं थे, बिकॉज साउथ इंडिया के फार्मर्स को एमएसपी का फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एमएसपी सेंटर बंद ही रहते हैं। ये जो खरीदी वाले केंद्र होते हैं ना, सरकारी खरीदी केंद्र जहां से अनाज खरीदी किया जाता है एमएसपी के रेट से, ये बंद ही होते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत का सामना वहां पे करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बेटा, ये एमएसपी के एक 2018 में यूपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी विल एंड आवर लेक्चर हियर। सी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। Read the question very carefully, guys. Very simple question. थोड़ा लॉजिक लगाओ, यूज लॉजिक। Type your answers in the chat section after finding the answer. ऋषभ, बताता हूं मैं आपके क्वेश्चन का आंसर। पहले आंसर इसका, ठीक है वृषभ, आपको पी, एक मिनट guys. क्या आंसर है बेटा? एक मिनट, लेट मी चेक। बी बी बराबर है। ठीक है, देखो अगेन यू हैव टू यूज अ लॉजिक इन सच काइंड ऑफ एन क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी पता नहीं, मान लो आपने एमएसपी कभी सुना ही नहीं, सिर्फ आपको इतना पता है कि एमएसपी का कंसेप्ट क्या है, अगर आपको इतना भी पता होगा कि एमएसपी का डेफिनेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो भी आपको इसका आंसर इजीली आ सकता है। आपको वो 23 क्रॉप याद रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिक क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। आपको पूछा है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द, किसके लिए, कौन से क्रॉप्स के नाम दिए और इसमें से कौन से क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, ये आपको पूछा है। देखो बेटा, इसमें सिंपल है कि भाई पहला है एरिका नट। एरिका नट मतलब सुपारी। तो अगर आपको पता है नट मतलब सुपारी है और भाई सुपारी के लिए एमएसपी अनाउंस नहीं होती है, अगर वैसा रहता तो सरकार ने, मैंने अभी पढ़ाते वक्त बताया रहता, तो ये कॉमन सेंस लॉजिकल बात है कि सुपारी का ऑलरेडी रेट बहुत ज्यादा है और जिस क्रॉप का रेट ऑलरेडी ज्यादा है, जिसका प्रोडक्शन कम होता है, तो रेट ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए एमएसपी अनाउंस करके क्या मतलब, तो ये इसके लिए एमएसपी अनाउंस नहीं किया जाता है। दूसरा बार्ले, बार्ले के लिए होता है कॉफी। बेटा कॉफी की ऑलरेडी कॉमन सेंस है कि कॉफी का एमएसपी कैसे होगा। कॉफी की छोटी सी बोतल 100-150 रुपए की आती है और उसमें भी अलग अलग प्रकार की कॉफी होती है, तो कॉफी के दाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है।
तो ऐसे कंडीशन में कॉफी को एमएसपी की जरूरत है ही नहीं, उसके दाम ऑलरेडी हायर साइड रहते हैं, और जो भी किसान कॉफी का प्लांटेशन करते हैं वो ऑलरेडी है, उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और उनके फार्म्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कॉफी को एमएसपी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तीन ऑप्शन देखो तो तीन जहां पे वो ऑप्शन कट गए, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो करेक्ट आंसर इज बी 2 4 5 6। तो 2 4 5 6। तो ग्राउंड नट के लिए होता है बराबर है, सीसम के लिए आता है और बार्ले के लिए आता है। अगेन टर्मरिक, बेटा टर्मरिक के लिए हल्दी के दाम आप देखो मार्केट में जाओ 13,000 14,000 रुपए का दाम चल रहा है पर क्विंटल के पीछे, मतलब बहुत ज्यादा दाम, तो उसको भी एमएसपी की आवश्यकता नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा? ठीक है, अब देखो बेटा, जैसा जो आपका सवाल था, सवाल में आपने पूछा था कि सर एफआरपी शुगर केन के लिए क्यों होता है। अगेन देयर आर फ्यू रीजंस। तो फर्स्ट, शुगर केन इज अ कमर्शियल क्रॉप। कैसा क्रॉप है ये? कमर्शियल क्रॉप है। और दूसरी बात ये है बेटा कि ये क्रॉप का जो सीजन टाइमिंग होता है ना, पूरे साल भर में किसान सिर्फ एक ही क्रॉप लेता है। और अगर इसके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाए तो एमएसपी कैसा है ना, एमएसपी का मेन पर्पस फूड ग्रेन का है, मतलब उसमें फूड ग्रेन जो आते हैं ज्यादातर वो कवर होते हैं। बट ये जो शुगर केन है ये पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है। कैसा क्रॉप है ये? पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप। क्यों इसको पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप बोलते हैं? बिकॉज आप देखो कि भारत, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया और ब्राजील, ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे हम लोग कभी पहले होते कभी दूसरे होते, बट वी आर ऑलवेज इन टॉप 3 इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। और शुगर कहां से आता है? शुगर केन से आता है। तो बेटा शुगर केन कैसा है? पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है, बिकॉज इसका ज्यादातर प्रोडक्शन दो राज्यों में होता है भारत में। तो टॉप 2 प्रोड्यूसिंग शुगर केन स्टेट्स है, एक है यूपी और दूसरा है एमपी, सॉरी एक है यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो बेल्ट है बेटा, ये दोनों भी राज्य, अगर किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो ये दो राज्यों में उनको जीत आवश्यक है। ऐसा एक कहावत है इंडिया में, एक कहावत है कि द रोड टू दिल्ली गोज थ्रू यूपी। क्या कहावत है? द रोड टू दिल्ली गोज थ्रू यूपी। मतलब किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसको सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे लानी पड़ती है? उत्तर प्रदेश में लानी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर ऑफ सीट्स कहां पे? दूसरे क्रमांक पे महाराष्ट्र। तो इसका मतलब क्या है कि दीज 2 स्टेट्स जिसमें शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यहाँ के किसानों को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो उस पार्टी का वोटर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया गया जिसको बोला जाता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। और ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो रहती है ये थोड़ा फ्लक्चुएट होती है, बट इतनी भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। और इसके तहत जो भी मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जिस तरीके से शुगर का प्रोडक्शन कम ज्यादा होता है उसके प्रकार से जो रेट कम ज्यादा होते हैं उसको ये क्या करती है? डायरेक्टली कोरिलेट करती है, ठीक है। मतलब किसानों को प्रॉपर जो भी उनका दाम है वो उसके ऊपर उनको ज्यादा प्रॉफिट देना, दैट इज द पर्पस बिहाइंड एफआरपी। अगेन क्यों पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ज्यादातर वोटर बैंक इस पर निर्भर करती है। और ज्यादातर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो राज्यों में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स आए तो उनको उनकी सत्ता केंद्र में बनेगी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक अलग से ही मैकेनिज्म बनाया जिसको एफआरपी बोला जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, ताकि इससे जो भी उनका वोटर बेस है वो खुश हो जाए और उनको अच्छा दाम दिया जाए। मतलब एज कंपेयर टू एमएसपी, आप देखना एमएसपी के दाम 2,500 3,000 के आसपास रहते हैं, बट जब शुगर की बात आई तो शुगर के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ऋषभ, तनस्वी, और अलग अलग, मतलब देखो ये तो रियल रीजन है इसका, इसीलिए इसको पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप बोला जाता है। मान लो सरकार ने अगर शुगर केन का दाम एकदम कम कर दिया, हाँ शुगर केन का रेट एकदम कम कर दिया, तो क्या होगा बेटा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जनता है जो किसानी करती है और जो अपने खेत में क्या लगाती है? शुगर केन लगाती है, वो क्या होंगे? नाराज हो जाएंगे। और नाराज हो गए तो उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसीलिए शुगर केन को क्या बोला जाता है? पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप, कि राजकीय बहुत सेंसिटिव, इसके रेट्स कम ज्यादा हो गए तो सरकारें गिरती है बेटा। अगेन ये जैसे शुगर केन है ना, उसी प्रकार की पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है अपना अनियन, टोमेटो, अनियन टोमेटो, ठीक है, ये दो क्रॉप, ठीक है, अनियन टोमेटो और पोटैटो, ठीक है, ये 3 क्रॉप बेटा सरकारें बनती भी है और सरकारें बिगड़ती भी है, इसके कारण अनियन, टोमेटो और पोटैटो के कारण। तो इनके रेट जब कम ज्यादा होते हैं, इनके रेट्स जब कम ज्यादा होते हैं तो मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट में
क्या होते हैं, भूचाल मच जाता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप देखो ना, अनियन का रेट 100 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए किलो रहा तो 40 रुपए किलो रहा तो ठीक है, अचानक से अनियन का रेट जब विंटर के दरमियान 100 रुपए 200 रुपए जाता है, बेटा सरकार एकदम एक्शन मोड में आती है। बिकॉज क्या है कि अनियन टोमेटो पोटैटो के कारण सरकार बनी है और सरकार गिरी भी, ध्यान रखना। इसीलिए ये जो क्रॉप्स है ना, शुगर केन हो गया, अनियन टोमेटो पोटैटो हो गया, दीज आर नोन एज पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप। अगेन अनियन टोमेटो पोटैटो ये तीन ऐसे क्रॉप्स हैं कि जिनका यूज इंडिया के हर घर में होता है, हर घर में और हर डिश में होता है। सो दैट्स व्हाई उनको इनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसके दाम बढ़े, लोगों के लिए दाम बढ़े तो सरकारें गिरती भी है, कम होना बहुत आवश्यक है। हाँ, एफआरपी का फॉर्मूला अलग है। अगेन ऋषभ, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है सर, ये तो C2, ये C2 वगैरह मैंने जो बताया ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, आपको कोई पूछा है इतना डिटेल में नहीं जाता है। सिर्फ ध्यान में रखो कि आप शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस होता है और बाकी क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है। देखो आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना, आपको टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस एग्जाम इज जनरलाइज एग्जाम, ये जनरलाइज है, आपको जनरलाइज चीजें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। वी विल मीट अगेन ऑन मंडे, ठीक है। कल और परसों हॉलीडे, सो यूटिलाइज योर टाइम एंड रिवाइज वॉट एवर हैव बीन टॉट इन द लेक्चर्स, ठीक है। एंड होपफुली नाउ व्हाट वी विल डू फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडेज वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स लेक्चर। सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर का सेशन लेते जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट वीक से आपका संडे को टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सो विल स्टार्ट द प्रोसेस। अभी हम लोग रेगुलराइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो अगर आपको डाउट नहीं होगा, सो गाइस वी विल स्टॉप हियर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच. If you have no doubts, then you may leave the meeting. Thank you.